हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ क्लास 11th की बुक हिंदी की अभिव्यक्ति और माध्यम। ये एक ऐसी बुक है जो क्लास 11th और 12th में कंबाइंड रूप से चलती है। तो ध्यान रखिएगा कि आप क्लास 11th में हैं तो इसके कुछ चैप्टर सिर्फ 11th में हैं और कुछ 12th में हैं, तो उन्हीं हिसाब से इनको पढ़िएगा। हाँ, जो चैप्टर आपके 11th में है उसमें भी एक ये ट्विस्ट है कि इसमें दो जो चैप्टर 11th के हैं वो कोर और इलेक्टिव दोनों में चलते हैं और कुछ चैप्टर सिर्फ कोर में चलते हैं। तो पढ़ते समय ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं हर चैप्टर में आपको ये चीज़ बता ही रही हूँ। जैसे आज हम करने जा रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर है हमारा पत्रकारिता के विविध आयाम। तो ये जो पत्रकारिता के विविध आयाम, ये हमारा दूसरा चैप्टर जो है ये कोर और इलेक्टिव दोनों में ही चलता है। यानी कि जो बच्चे क्लास 11th के कोर में पढ़ते हैं उनमें भी आएगा और इलेक्टिव में पढ़ते हैं उनमें भी आएगा। तो इस चैप्टर का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर चुके हैं। तो फिर आज क्या करने वाले हैं? आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हमसे दो फॉर्म में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो उन्हें पढ़ना करना जरूरी है ना। तो ऑब्जेक्टिव हम कर चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, अब हम कर रहे हैं सब्जेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है आपके एग्जाम में दो तरीके से आएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय जो रहेंगे उनकी वर्ड लिमिट 40 तक रहेगी, आपकी 35 to 40 वर्ड्स के बीच में रहेगी। और जो दीर्घ उत्तरीय आएंगे उसके वर्ड लिमिट 60 to 70 तक जा सकती है। ठीक है, वो 60 भी पूछे जा सकते हैं, 70 भी पूछे जा सकते हैं और कभी कभी ये 80 में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। पेपर में जहां जहां वर्ड लिमिट दी गई है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब कुछ चीजें हैं जिनको आपको डिटेल में बताना और समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमें पत्रकार के माध्यम से पूछा गया है, जैसे कि अब चैप्टर ही है पत्रकारिता के विभिन्न आयाम। तो पत्रकारिता होती कैसे है? सबसे पहले बेसिक चीज तो है जो है वो स्रोत होता है, उसके बाद उस स्रोत से जो खबर निकलती है वो पत्रकार लेकर आता है। अब पत्रकार कितने तरीके के होते हैं? पत्रकार 3 तरीके के होते हैं। तो पहला पत्रकार है पूर्णकालिक पत्रकार। अब पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या है। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। उसको समय समय पर मिलने वाली वेतन संबंधी सभी सुविधाएं दी जाती हैं। अब क्या होता है, जैसे आप लोग के फादर हैं या कोई भी है जो जॉब करता है, ठीक है, 9 to 5 की जॉब जो लोग करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे जो पत्रकार किसी भी पत्रकार एजेंसी या कंपनी में रहता है और सुबह 9 to 5 की जॉब करता है, मंथ के एंड में सैलरी लेता है और जो भी उसके अलावा जो और भी इंसेंटिव वगैरह दिए जाते हैं एक वेतनभोगी को, उन सारी सुविधाओं को लेता है। जैसे पीएफ भी होता है आपका, कोई बोनस भी मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, टीएडीए मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सैलरी के अलावा भी लोगों को मिलती हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो अगर इन लोगों को मिलती हैं तो उसका भी वो फायदा उठाते हैं, तो वो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। तो वो पूर्ण रूप से उसी समाचार कंपनी के लिए कार्य करते हैं। दूसरा आते हैं अंशकालिक पत्रकार। अब ये क्या होते हैं अंशकालिक पत्रकार? देखिए, अंशकालिक पत्रकार को पूर्णकालिक पत्रकार की तरह सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जैसे पूर्णकालिक पत्रकार को सारी सुविधाएं मिल रही थी, इनको नहीं मिलेंगी। अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। वह अपने काम के हिसाब से एक निश्चित राशि प्राप्त करता है। अब ये आप इसको अगर हम आपको आसान तरीके से बताएं तो ये प्रोजेक्ट बेस काम करता है। यानी कि उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया कि मान लीजिए जैसे पत्रकार है, कहीं कोई घटना घटी या कुछ भी हुआ तो उसे बोला कि तुमको उस जगह जाकर ये सारी घटना कवर करनी है, रिपोर्ट बनानी है, न्यूज़ बनानी है, जो भी करना है करो, और उसके लिए तुम्हें एक निश्चित राशि इतनी दे दी जाएगी, बस इसके अलावा तुम्हें कुछ और पैसा नहीं मिलेगा। अब जैसे क्या होता है ना, जो पूर्णकालिक पत्रकार था उसे अगर कहीं काम करने के लिए बाहर भेजा जाता है तो उसे टीएडीए दिया जाता है, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस भी उसको मिलेगा और डेली अलाउंस भी मिलेगा, दोनों चीज़ें उसको मिलती हैं। जो आने जाने का खर्चा होगा, वहाँ रहने का खर्चा होगा, वहाँ खाने पीने का खर्चा होगा, ये सारी सुविधाएं जो है एक पूर्णकालिक पत्रकार को मिलेगी, मगर अंशकालिक पत्रकार को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है। उसका प्रोजेक्ट खत्म,
उसका उस पत्रकार एजेंसी से कोई मतलब नहीं है। उसे जब नया प्रोजेक्ट मिलेगा तो फिर उसे एक निश्चित राशि पे उस प्रोजेक्ट पे काम दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं अंशकालिक पत्रकार, यानी कि थोड़े थोड़े समय के लिए जो काम करता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। अब ये पत्रकार क्या होते हैं? फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार का संबंध किसी एक खास खबर से नहीं होता। वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए एक ही समय में लिखता है। उसका किसी एक अखबार के साथ अनुबंध ना होकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करता है। अभी तक हमने क्या देखा, फ्रीलांसर क्या होता है, वो अखबार के लिए काम नहीं करता। उसे बोला जाता है कि इस खबर को तुम्हें कवर करना है और इसके लिए तुम निश्चित मानदेय ले लो, इतना पैसा ले लो, हो जाएगा। लेकिन जो फ्रीलांसर होता है वो क्या करता है, वो एक साथ कई अखबारों के लिए काम कर सकता है, कई अखबार एजेंसी, जैसे वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम करेगा, इंडिया टुडे के लिए भी काम करेगा, नवभारत के लिए भी करेगा, दैनिक जागरण के लिए भी करेगा। एक साथ इन चारों अखबार के लिए काम करेगा। कैसे काम करेगा? क्योंकि इन चारों के लिए वो खबर लिखेगा और वो जिसको जो खबर देगा उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब उसे पूरी खबर कवर नहीं करनी। जैसे अभी हमने देखा कि फ्रीलांसर को क्या है, उस पूरी खबर को कवर करना है, उसमें जो घटना घटी, कैसा हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ कवर कर रहा है। लेकिन ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक रिपोर्ट लिख देगा, एक खबर लिख देगा कि हाँ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लिख के, और ये उसने गया नवभारत टाइम के पास कि हाँ ये न्यूज़ मैंने लिख दी है, ये लीजिए आप छाप दीजिएगा। उसके लिए उसको उतना पैसा मिल गया, काम खत्म। फिर वो आएगा, फिर एक खबर लिखेगा, वो लेकर जाएगा इंडिया टुडे के पास, इंडिया टुडे को दे दिया उसने, वहां से पैसा ले लिया। तो वो एक साथ कई समाचार एजेंसियों के लिए काम कर सकता है और सबसे वो पैसा ले सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। समाचार में आमुख किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? अब देखिए, मुख, ठीक है, आमुख मतलब मुखड़ा, इंट्रो। अब आप सभी को पता है कि कोई भी समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। पिरामिड आप सभी को पता है ट्रायंगल में होता है, और जब उस पिरामिड को हम पलट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली जो होती है, इसमें जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के समय से, हम आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ये शैली प्रचलन में आई। उससे पहले ये प्रचलन में नहीं थी। उससे पहले जो है वो आपका क्या, उद्धव स्फूर्ति जो है वो पद्धति चलती थी, यानी कि सीधा पिरामिड शैली चलती थी। इसमें क्या होता था, जो मेन खबर है वो सबसे एंड में दी जाती थी। मान लीजिए जैसे अभी हम लोग खबरें पढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए कहीं रेल दुर्घटना हुई तो आप जगह का नाम दीजिए, फला जगह पर बहुत भयंकर रेल दुर्घटना हुई। ये हमारी क्या रहती है, मेन खबर रहती है। तो वो हम लोग क्या सबसे पहले पढ़ते हैं। लेकिन जब पहले खबर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की जब खबर छपती थी तो उसमें जो मेन खबर रहती थी वो सबसे नीचे यहाँ पर रहती थी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता था, पहले वो खबर शुरू करते थे कहाँ से, कि इस जगह पर जो है बहुत सारी जनसभा एकत्र हुई। मान लीजिए कोई पेपर एग्जाम होने वाला है या कोई संगोष्ठी होने वाली है, कुछ भी होने वाला है, तो वो पहले फला जगह पर जो है एक बहुत बड़ी संगोष्ठी होनी थी। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जा रहे थे। वहाँ पर जन सैलाब बहुत ज़्यादा उमड़ रहा था। इस प्रेशर को वहाँ का प्रशासन जो है वो हैंडल नहीं कर पाया, और जो है रेलगाड़ी से द्वारा बहुत सारे लोगों द्वारा वहाँ पहुँचने पर क्या हुआ, वहाँ के लोग मैनेज नहीं कर पाए और बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। तो पहले उन्होंने क्या किया, पूरी प्लॉटिंग जिस कारण से रेल दुर्घटना हुई पहले वो बताई और एंड में बताया कि रेल दुर्घटना हुई। तो ये होता था हमारा कब, जब हम द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की खबर पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, जो लोगों को ये चाहिए था कि फटाफट खबरें हमारे सामने आए। जो मेन खबर है, जैसे युद्ध से संबंधित कोई खबर है तो वो तो तुरंत लोगों को पढ़नी है। तो उन्हें लगा कि जो मेन हेडलाइन है वो हमें सबसे पहले पढ़नी है, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब ये हुआ कि भाई इसको कैसे किया जाए, तो उन्होंने इस खबर को ऊपर लाने की बजाय इस पूरे पिरामिड को पलट दिया। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ये जो हम मेन खबर बता रहे थे इसको हम ऊपर कर देते हैं और जो ऊपर वाली खबर थी उसको नीचे कर देते हैं। उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इस पूरे पिरामिड को पलट दिया। तो अब ये बन गया उल्टा पिरामिड शैली। पहले हम सीधी पिरामिड शैली में खबरें पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम ये आ गए, ये कब तक चला, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय
द्वितीय विश्व युद्ध तक चला। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बाद से ये शैली, जिसको हम बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है, ये हमारी उल्टा पिरामिड शैली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू हो गई, मतलब मध्य से ही शुरू हो गई। अब क्या हुआ, जो मेन खबर थी वो सबसे जो बाद में आती थी वो उसे ऊपर कर दी, तो उसको हमने क्या बोला, इंट्रो। इंट्रो, मुखड़ा, आमुख, जो कुछ आप कहना चाहें वो हमारा सबसे पहले आ गया, जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। तो मेन हेडलाइंस जो होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, इंट्रो। तो समझ में आ गया इंट्रो क्या होता है। अब इसके आगे के पार्ट भी अभी मैं आपको बताऊंगी, परेशान नहीं होइएगा। अब इसमें क्या देखिए, समाचार का वह भाग जिसे पढ़कर एक दृष्टि में पूरे घटनाक्रम या समाचार की जानकारी मिल जाए उसे आमुख कहते हैं। यानी कि सिर्फ हम हेडलाइन पढ़ें कि फला जगह पर भयंकर रेल दुर्घटना हुई, इतने लोग मारे गए, तो इससे हमें क्या हुआ, मेन जो घटना हुई वो तुम्हें हमें पूरी तरीके से पता चल गई। इससे समाचार प्रस्तुति में 6 ककारों में से अधिकतम की झलक मिलती है। अब आप सभी को पता है कि जब हम समाचार लिखते हैं तो उसमें 6 प्रश्नों के उत्तर होना जरूरी है, तभी वो समाचार अपने आप में पूर्ण माने जाते हैं। और वो 6 प्रश्न के जो प्रश्न होते हैं वही हमारे 6 ककार कहलाते हैं। जैसे वो 6 ककार क्या हैं, खबर क्या है, कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, क्यों घटित हुई, कौन है इसके जिम्मेदार और कैसे घटित हुई। तो इनके जरिए ही हम जो है आपको खबर, और जो आमुख में है ये मोस्टली अधिकतर क्या, कब, कहां, क्यों, ये जो हैं ये हमारे उसी समय पता चल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमने आपको एक उदाहरण दिया, इसका क्या महत्व है ये भी हमने बता दिया, आपको सब बता दिया। अब इसका उदाहरण दे रहे, अमर उजाला 11 जून 2006 की एक खबर है। ग्वालियर पुलिस ने शनिवार को यहां उमा भारती के समर्थकों पर जमकर लाठियां भांजी, आंसू गैस छोड़ी और हवाई फायरिंग की। तो ये हमारी क्या है, ये आमुख हो गया, ये जो पहला था। जवाब में उमा समर्थकों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। ये लोग उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी के ग्वालियर चंबल संभाग के सह प्रभारी व बाहुबली नेता प्रीतम सिंह लोधी की गिरफ्तारी के विरोध में जाम लगा रहे थे और लोधी की रिहाई की मांग कर रहे थे। तो ये अब हम नीचे उतरे, इंट्रो के आए, मध्य भाग में आए। यह समाचार का आमुख भाग है, इसे पढ़कर पूरी खबर की संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। खबर का बाकी हिस्सा छपने से छूट जाए या पढ़ने से रह जाए तो भी खबर के मुख्य बिंदु की जानकारी मिल जाती है। आमुख को अंग्रेजी में इंट्रो या इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। तो समझ में आया इंट्रो का क्या महत्व होता है, कि जो खबर हम पढ़ रहे हैं इंट्रो में, इंट्रो मोस्टली खबर के पहले पैराग्राफ में लिखी जाती है। आपने अगर न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी है तो वो कई पैराग्राफ में रहती है, जो पहला पैराग्राफ होता है वही आपका इंट्रो होता है। खबर कहाँ घटी, क्यों घटी, किसके साथ घटी, कब घटी, ये सारी चीजें हम पहले ही भाग में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इससे अगर उसके नीचे की खबर हम नहीं भी पढ़ पाए तो उतना पढ़कर हम समझ जाते हैं कि घटना कहाँ, कब और कैसे, क्या हमारा पूरा घटनाक्रम है, ये हमें समझ में आ जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, शीर्षक खबर की जान होती है कैसे। अब शीर्षक कैसे, अभी हमने इंट्रो की बात करी। इंट्रो क्या होती है, वो शीर्षक के बाद की बात होती है। शीर्षक होती है हेडलाइंस। ठीक है, हेडलाइन जो शीर्षक लिखा जाता है, क्या खबर, भयंकर रेल दुर्घटना, ठीक है, ये हमारा क्या है, शीर्षक। ठीक है, तो ये शीर्षक अगर की जान इसलिए होता है क्योंकि इसी के बाद जो है हम खबर को महत्व देते हैं। सबसे पहले शीर्षक जो है बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है। अब उनको जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये खबर हमारे पढ़ने लायक है, तब हम नीचे पढ़ना उतरते हैं। आमुख में आई बातें शीर्षक में प्रमुख रूप से समाहित होनी चाहिए। शीर्षक खबर के केंद्र बिंदु की तरह काम करता है, वह पाठक का ध्यान आकर्षित कर सके और पाठक को खबर पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक और जिज्ञासा जगाने वाला होता है। निम्नलिखित शीर्षक हैं। अब जैसे कि शीर्षक छोटा होना चाहिए, लोगों को आकर्षित करे कि हाँ आइए और खबर को पढ़िए,
और थोड़ा जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी पैदा करे कि आखिर ये लिखा है तो उसके अंदर क्या खबर है। अब इसमें कुछ शीर्षक जैसे यहाँ पर दिए हैं, क्या है, ग्वालियर में उमा समर्थकों की धुनाई, पुलिस पर पथराव। अब उमा के समर्थकों की पिटाई भी हुई और पथराव भी हुआ। अब सोचिए, अब इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है कि भाई क्या हुआ, हम भी जाने। फिर दूसरा है, अलीगढ़ में कई इलाकों में ढील ना मिलने से उबाल। अब क्या उबाल, अब जब ये जिज्ञासा आधी छूट गई कि क्या हुआ क्या है, तो कम से कम आगे पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो इस तरह के शीर्षक होने चाहिए कि व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा बनी रहे। वकीलों डॉक्टरों पर सर्विस टैक्स की मार। फिर आते हैं, महंगा हुआ अब घर बनाने का सपना। क्या हुआ, महंगा हुआ घर बनाए। तो इस तरीके से अगर हम शीर्षक देते हैं तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगता है कि आखिर वो जाने की क्या है खबर। उपर्युक्त शीर्षकों की पूरी खबर की जानकारी मिल जाती है। बोलचाल की मार्मिक भाषा ध्यान खींच लेती है। अब जो भी शीर्षक है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आसानी से समझ में आए, बोलचाल की भाषा में हो। जैसे धुनाई, उबाल, मार, महंगा, सपना, ये क्या है, वो साधारण बोलचाल की भाषा है, तो लोग उससे जल्दी आकर्षित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं शीर्षक खबर की जान होती है। कोई भी खबर तब पढ़ी जाएगी जब शीर्षक इंटरेस्टिंग होगा। जब शीर्षक इंटरेस्टिंग होगा तो लोगों को आकर्षित करेगा, यानी कि जो है वो उसके बाद उस खबर को पढ़ने के लिए आएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, रेडियो समाचार की संरचना पर प्रकाश डालते हुए वह बताइए कि रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब इसमें क्या दिया है कि रेडियो पर जो समाचार पढ़े जाते हैं उनकी संरचना किस तरह होती है और इन समाचारों में क्या बुनियादी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए लेखन के समय। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबार से कई मामलों में भिन्न होता है। जब अखबार में जो समाचार लेखन लिखा जाता है वो उससे बिल्कुल ही अलग होता है। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। जैसे वो उल्टा पिरामिड शैली, मतलब मेन खबर पहले दी जा रही है, उसके बाद घटते क्रम में दी जा रही है, तो सेम वैसे ही रेडियो में भी दी जाती है। यह शैली सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है, इसीलिए सभी जगह, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, अखबार हो, हर जगह इसी शैली में समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम के में अन्य तथ्यों को रखा जाता है। तो समझ में आया, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट खबर होती है उसके बाद घटते हुए क्रम में, इसीलिए उसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि ये जो शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली में, इसमें समय के हिसाब से खबरों को नहीं दिया जाता। समय के मतलब पहले क्या चीज हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके हिसाब से नहीं होता। जैसे मैंने आपको अभी उल्टा पिरामिड शैली में बताया कि जो है किसी जगह पर संगोष्ठी थी, आयोजित की गई, मान लीजिए बड़ौदा में संगोष्ठी आयोजित की गई, तो ये पहला घटनाक्रम था कि संगोष्ठी आयोजित, खबर हम यहाँ से शुरू करें कि पहला काल यहाँ था। बड़ौदा में जो है वो संगोष्ठी आयोजित की गई, बहुत बड़ा जनसैलाब वहाँ पर उतरा, रास्ते से, रेलगाड़ी से, हवाई यात्रा जरिए से सभी लोग वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहे थे। बहुत ज़्यादा जनसैलाब था, तो वहाँ पर रेलगाड़ी के माध्यम से अधिकतर लोगों ने पहुँचने का प्रयास किया, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ एकत्र हुई, बहुत अव्यवस्था स्थापित हुई और इसी अव्यवस्था के बीच रेलगाड़ी ये संचालन में गड़बड़ी पैदा हुई और रेल दुर्घटना हो गई। तो जो मेन खबर है रेल दुर्घटना, वो सबसे एंड में हुई, तो सबसे पहले से जहाँ चीज़ समय के साथ शुरू हुई थी हमने वो बताना शुरू किया। तो यहाँ पर काल के हिसाब से चीज़ों को नहीं बताया जाता, यहाँ खबर की महत्व के हिसाब से चीज़ों को बताया। तो सबसे महत्व वाली क्या चीज़ थी, रेल दुर्घटना हुई, तो वो हम सबसे पहले बताएंगे। फिर उसके बताएंगे कि कब हुई, कहाँ हुई, किसके साथ हुई, कितने लोग मरे, कैसे हुई, ये सारी चीजें हम बाद में बताते हैं। तो ये होती है उल्टा पिरामिड शैली। समय के साथ यहाँ पर घटना को नहीं बताया जाता है। के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। इस शैली में समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन।
ठीक है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। स्टार्टिंग की 2 पंक्तियों में जो मेन खबर होती है वो आपको पूरी तरह बता देते हैं। बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में बताते हैं। बॉडी के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो पहले, फिर उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से खबरों को बताते हैं। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती है। मतलब ये शैली ऐसी है कि हम एकदम से कोई चीज समाप्त कर दें, क्योंकि जो भी खबर बताई जा रही है वो एक्चुअल में तो समाप्त नहीं होती। कोई भी घटना घटेगी, मान ली जैसे मैंने बताया रेल दुर्घटना हुई, तो कब, कहां, कैसे, क्यों हुई, इसका क्या रीजन था, सारा बताने के बाद अभी भी वो खबर जारी है, क्योंकि समाप्त नहीं हुई। क्योंकि अब वहां पर रेस्क्यू काम होगा, लोगों को ढूंढा जाएगा, उसके रीजन ढूंढे जाएंगे, रीजन के बाद जो व्यक्ति उसका कल्पिट निकलेगा उसको सजा होगी। तो अभी ये बहुत लंबा काम है। तो एक्चुअल में ये खबर अभी समाप्त नहीं हुई है, इसको हम पूरी तरीके से समापन की तरफ नहीं ले जा पाते हैं। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती है, और यहां जहां तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं, अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों को काटकर हटाया भी जा सकता है, और इस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें समापन जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबर है वो इस शैली में पहले दे दी जाती है। रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी बुनियादी यादें। तो आपको पता हो गया सबसे पहले चीज क्या है। जब हम रेडियो के लिए समाचार लिखते हैं तो वो वैसे ही लेखन किया जाता है जैसे कि बाकी सब में लेखन होता है, उसी शैली में, अर्थात जो उल्टा पिरामिड शैली होती है। उल्टा पिरामिड शैली में कैसे लिखा जाता है ये बता दिया। अब जो है आपको ये देखना है कि क्या बुनियादी बातें होती हैं जो बाकी लिखा उल्टा पिरामिड शैली में जा रहा है, लेकिन टीवी और समाचार पत्र से अलग रेडियो में लिखा जाता है, क्योंकि रेडियो सिर्फ एक श्रव्य माध्यम है, ध्यान रखिएगा। तो हर एक चीज सिर्फ कानों के सुनाई देने यानी कि ध्वनि पर ही आधारित है, तो वो आप ध्यान रखते हुए ही सारी खबरों को लिखा जाता है। जबकि समाचार पत्र और जब टीवी के लिए समाचार लिखा जाता है तो ये दृश्य, टीवी में तो दृश्य श्रव्य दोनों होता है और समाचार पत्र में सिर्फ दृश्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों में स्थायित्व है और कंफर्टेबल है, लेकिन रेडियो में सिर्फ एक श्रव्य माध्यम होता है, तो बहुत सावधानी से खबरों को लिखा जाता है। अब क्या सावधानियां होती हैं? साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। अब जो भी, जैसे मान लीजिए मैं अगर समाचार पढ़ रही हूं और उसमें जो समाचार लिखा है वो बहुत गंदा, कटा पिटा सा और सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं खबर पढ़ते समय अटकूंगी, ठीक है, या तो फंबल करूंगी या मुझे समझ में नहीं आएगा, उल्टी सीधी पढ़ दूंगी। तो इसलिए कॉपी जो कोई भी तैयार की जाती है समाचार को पढ़ने के लिए, वो साफ सुथरी होनी चाहिए, कटपिट नहीं होनी चाहिए, साफ राइटिंग होनी चाहिए। और राइटिंग के लिए उन्होंने क्या, भाई राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, तो उन्होंने बोला कि टाइप्ड कॉपी हो, यानी कि उसे आप कंप्यूटर से या टाइपराइटर से टाइप करवा कर तब पढ़ो। रेडियो के लिए समाचार की साफ सुथरी टाइप की हुई कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि पहले समाचार वाचक व वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप करना चाहिए। एक लाइन में 12-13 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। एक लाइन में कितना? 12-13 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में तथा 11 से 99 के अंकों में लिखा जाना चाहिए। जैसे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा ना 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी को हम क्या लिखते हैं? शब्दों में लिखते हैं, यानी इस लिखे। और फिर उसके बाद जैसे ही 11 आया तो अब उसके बाद 11 से लेकर 999 तक क्या हम लिखेंगे? ये सभी हमारे अंकों में लिखे जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि चीज पढ़ा जा सकता है, फिर उसके बाद हम उनको अंकों में पढ़ते हैं। अब दूसरा आता है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। यानी कि अब मुझे जब खबर होती है उसमें डेडलाइन देखनी है, संदर्भ देखना है और संक्षिप्ताक्षर देखने। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार में गुथी हुई होती है। अब जैसे समाचार पत्रों में क्या रहती है कि भाई ये समय है, अब तक आप खबर लाओगे, ये आपकी डेडलाइन है, इसके बाद अगर आप खबर लाओगे तो नहीं छपेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, खबर लाते जाओ, तुरंत जो है वो पढ़ते जाएंगे, ऐसा होता है। जैसे न्यूज़ चैनल्स में होता है, न्यूज़ चैनल्स जो हमारे टीवी में आते हैं उसमें भी डेडलाइन इसी समाचारों में ही गुथी होती है। जितनी जल्दी खबर आए उतनी जल्दी तुम सुना दो, ये होता है।
रेडियो पर समाचार 24 घंटे आते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज का होता है। अब इसमें आपको समझ में आया कि डेडलाइन क्या होती है। सबसे पहले जैसे समाचार पत्रों में होता है, समाचार पत्र आपके पास सुबह आना है। जैसे मान लीजिए आज की सुबह आना है, तो कल रात 12 बजे तक सारी खबरें आ जाएंगी, फिर उनको सही सॉर्ट आउट करके वो प्रिंटिंग प्रेस में चली जाएंगी, छप जाएंगी। मिडनाइट में आपके पास 1-2 बजे तक जो पेपर बाहर आ जाएगा, फिर हॉकर्स ले लेंगे और आपके घर तक मॉर्निंग में पहुंच जाएगा। इसलिए 12 बजे रात में डेडलाइन दी जाती है। लेकिन टीवी में और रेडियो में क्या होता है, इसमें 24 घंटे खबर चलती रहती है। मान लीजिए रात में 12 बजे कोई घटना घटी, तुरंत आई और वो तुरंत पढ़ दी गई, फिर सुबह आई फिर पढ़ दी गई, तो इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती है। ये जितनी जल्दी खबर आ जाए उतनी जल्दी वो पढ़ दी जाती है। दूसरा आते हैं संदर्भ दिया गया। संदर्भ में क्या है, इसमें श्रोता उसको तुरंत सुन रहा है, तुरंत कर रहा है, तो इसमें हमेशा आज का ही संदर्भ दिया जाता है। कोई भी चीज पास्ट में नहीं पढ़ी जाती, आज में, आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा चल रहा है। इसीलिए समाचार में आज, आज सुबह, दोपहर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस समय पर आज ये हुआ, आज सुबह ऐसा हुआ, आज दोपहर को ऐसा हुआ, आज शाम को ऐसा हुआ, इस तरीके से खबर को पढ़ा जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इसी महीने, अगले महीने, पिछले साल, अगले साल आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके लिए अगला महीने आने वाले, ये इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है रेडियो में। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए। यानी संक्षिप्ताक्षर, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक लिख दिया, ठीक है, हम जैसे उपर्युक्त में ऊ लिख दिया, तो इन तरीके के शब्दों को इसमें लिखते समय इस्तेमाल नहीं करते। इसमें पूरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो पढ़ते समय अटकने का खतरा रहता है। प्रश्न संख्या 5 आ गए। टीवी के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, संक्षेप में परिचय दीजिए। अब टीवी जिसे हम बहुत देखते हैं, अब इसके क्या कौन कौन से चरण है ये आपको बताना है, और वो भी संक्षिप्त में। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। अब जैसे हमने बताया ना कि प्रिंट माध्यम में क्या होता है, डेडलाइन डिसाइडेड होती है, लेकिन टीवी में डेडलाइन डिसाइडेड नहीं है, जो जितने पहले जैसे सूचना दे दे, ये चीज होती है। टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचती हैं। अब टीवी में ये विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। कोई भी घटना सबसे पहले, जैसे हम लोग न्यूज देख रहे हैं, अब सपोज आज शाम को आप बैठे न्यूज देख रहे हो, न्यूज देखते देखते एकदम से आपकी जो न्यूज चल रही थी वो हट गई और बड़ा आ गया ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले आता है ना ब्रेकिंग न्यूज। अब जो भी ब्रेकिंग न्यूज है, मान लीजिए जैसे अब हम रेल दुर्घटना को लेकर चल रहे थे, उसी को हम बात करते हैं। रेल दुर्घटना हुई, बहुत भयानक रेल दुर्घटना हुई, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज चला। फिर उसके बाद आता है फोन इन, उसके बाद आता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या होता है, जो सिर्फ आपको खबर सामने होकर पढ़ाएगा, उसके पास ना विजुअल है ना ऑडियो है, कुछ नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा दिया रेल दुर्घटना, ब्रेकिंग न्यूज हटी, सामने एक एंकर आ गया, उसने बताया फला जगह पर एक भयंकर रेल दुर्घटना हुई है, अभी अभी हमें ये खबर प्राप्त हुई। इसको बोलते हैं ड्राई एंकर, जिसके पास कोई भी विजुअल, कोई भी ऑडियो नहीं होता है। फिर उसके बाद तीसरे चरण में आता है फोन इन। अब क्या है, जिस खबर पर, जहां रेल दुर्घटना हुई वहां पे इनका कोई भी संवाददाता अगर पहुंचता है तो वो सबसे पहले फोन के जरिए यहां स्टूडियो में बैठे हुए जो संवाददाता, जो भी एंकर है, उससे बात करेगा, वो बात हमको सुनाई देगी, उसको बोलते हैं फोन इन। फोन के जरिए यहां पर कनेक्शन हो रहा है। फिर आते हैं एंकर विजुअल। अब चूंकि वहां पर पत्रकार पहुंच चुका है, कैमरामैन पहुंच चुका है, तो वो क्या करेगा, वहां से विजुअल्स लेगा और वो यहां भेजेगा। अब आपके सामने जो खबर पढ़ी जाएगी वो विजुअल्स के बेसिस पे होगी। अब ये स्टिल पिक्चर भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं एंकर बाइट। एंकर बाइट क्या होता है, जो व्यक्ति घटना स्थल पर गया है, जो पत्रकार घटना स्थल पर गया है, वो वहां के प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेगा और वो बातें जो हैं हमें टीवी पर दिखाई जाएंगी, वो एंकर बाइट कहलाती हैं। फिर आते हैं लाइव। फिर सीधे वहीं से सीधा प्रसारण कर दिया जाता है कि ये देखिए यहां पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, होता है ना, वो लाइव होता है। फिर आते हैं एंकर पैकेज। एंकर पैकेज में अब पूरी खबर आपके पास आ चुकी है, ऑडियो है, विजुअल है, लाइव है, एंकर बाइट है, सब कुछ है, वो सभी कंबाइंड करके आपको दिखा दी जाती है। तो ये टीवी पर न्यूज प्रसारित करने के सभी चरण होते हैं।
अब जैसे मैंने आपको बताया उसी चीज को मैंने अब यहाँ पर उसी चीज को आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी देखो मैंने हर एक चीज आपको बताई ना, वही चीज हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। ये कम से कम शब्दों में केवल सूचना मात्र होती है। जैसे मैंने बताया जो भी घटना हुई, जैसे भयंकर रेल दुर्घटना, तो ये एक छोटी थी और कम से कम शब्दों में आप तक पहुंचा दी जाती है। और तुरंत ही पहले आता है ब्रेकिंग न्यूज और उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज हटा और वो सामने आपके दिख जाता है भयंकर रेल दुर्घटना, ऐसे आ गया। फिर आते हैं ड्राई एंकर, हमने दूसरा चरण बताया था। इसमें एक एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ क्या कब और कैसे हुआ। मतलब ये जो रेल दुर्घटना अभी फ्लैश हुई थी, अब ये दुर्घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये बताएगा सिर्फ एंकर। आपको टीवी पे वो एंकर दिखाई देगा। जब तक खबर के दृश्य नहीं आ जाते, दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर ही सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तीसरा है फोन इन। सब इसके बाद खबर का विस्तार होता है। एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं प्रदान करता है। रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद रहकर ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दर्शकों तक देता है। अब क्या है, जो ऑन द स्पॉट जो व्यक्ति गया है, यानी कि जो पत्रकार गया है, जो न्यूज रिपोर्टर गया है, वो और स्टूडियो में बैठे रिपोर्टर, इन दोनों के बीच जो है फोन के जरिए बात हो रही होती है और खबरों का आदान प्रदान हो रहा होता है और वही खबरें हम तक पहुंच रही होती हैं। कभी कभी वो फोन की बातें हम लोग को भी सुनाई जाती हैं। फिर आते हैं नंबर 4, एंकर विजुअल। अब हमारे पास फोटोग्राफ्स आ चुकी हैं। इसके बाद घटनाओं के कुछ दृश्य आने शुरू हो जाते हैं। तब इन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। एंकर दृश्यों के साथ साथ खबर पढ़ता रहता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रासंगिक सूचनाओं से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। यानी कि जो दृश्य आपके सामने उस घटना के आएंगे, उसी पर आधारित जो है वो एंकर खबरों को पढ़ेगा। नंबर 5 है एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। टेलीविजन में किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखलाने के साथ साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाया या सुनाकर खबर को प्रामाणिकता दी जाती है। यानी कि उस घटना स्थल पर जो लोग मौजूद हैं, जिन्होंने इस घटना को होते हुए देखा है, उनसे जो है बात करी जाती है और वही बात का फुटेज जो है वो टीवी पर प्रसारित किया जाता है, जिससे हम ये जान जाते हैं कि नहीं, ये खबर एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं लाइव, यानी कि सीधा प्रसारण। किसी भी खबर के घटना स्थल से सीधे प्रसारण का काफी महत्व है। किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक पहुंचाए जा सकें, इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओवी वैन के जरिए घटना स्थल के बारे में सीधे दर्शकों को बताते हैं। तो यानी कि वहां जो घटित हुआ है उसका सीधा प्रसारण हम लोगों तक पहुंचाया जाए, वो लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज। किसी खबर की संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना एंकर पैकेज कहलाता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं, टेलीविजन लेखन, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसमें बाइट भी आ जाएगी, ग्राफिक्स भी आ जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं कहीं ट्रेन दुर्घटना होती है तो उसका पूरा ग्राफिक भी हमें दिखाया जाता है। भाई ऐसे ट्रेन जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे टकराई, वो एक ग्राफिक के थ्रू दिखाते हैं। तो सभी कुछ जो है संपूर्ण पैकेज के रूप में वो एंकर पैकेज में आ जाता है। तो टीवी में खबरें इसी चरण में दिखाई जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, रेडियो और टेलीविजन समाचार लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, संक्षेप में प्रकाश डालिए। अब उन्होंने यहाँ पर 2 चीजों की भाषा शैली के बारे में बात करी है। रेडियो, टेलीविजन, इन दोनों के ही जो समाचार लेखन किए जाते हैं, इनकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, कैसे किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो। अब चूंकि यहाँ पर जो ये टीवी देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं, वो सभी वर्ग के लोग होते हैं, शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं, जो और साथ ही साथ अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, बच्चे भी हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं। तो इसलिए भाषा शैली पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ऐसी भाषा हो कि लोगों को आसानी से समझ में आ सके और लोग अपने आप को उससे कनेक्ट भी कर सके। रेडियो और टीवी आम आदमी का माध्यम है। रेडियो और टेलीविजन की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सभी को आसानी से समझ में आ सके, परंतु भाषा की गरिमा को भी बनाकर रखा जाए। अब ऐसा नहीं हो कि उसमें हम ऐसी लैंग्वेज, टपोरी टाइप लैंग्वेज या शब्द इस्तेमाल करें, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए।
सरल भाषा को लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे छोटे, सीधे, स्पष्ट लिखे जाए। अगर आप बहुत लंबे वाक्य लिखते हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि हमको एकदम सीधे सीधे छोटे छोटे वाक्यों को लिखना है, तो वो एकदम सीधी सरल भाषा में रहेंगे। खबर लिखते समय आप ये अवश्य सोचें कि क्या इस भाषा को अनपढ़ व्यक्ति या अपने छोटे भाई बहन कैसे इसको दूसरों को बताएं। यानी कि मेन ये है कि जब हम छोटे भाई और अपनी बहनों से बात करते हैं तो जो एक सभ्य लैंग्वेज बात करते हैं उसी तरह की सभ्य लैंग्वेज होनी चाहिए। रेडियो और टीवी के लिए आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावशाली भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने के लिए समाचार को लिखने के बाद बोल बोलकर पढ़ें। यानी कि आपने जैसे समाचार लिखा, अब आप ये देख रहे हैं कि हम दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं और ये प्रभावशाली है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप खबर लिख लो तो उसे खुद पढ़ो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितनी प्रभावशाली है और लोगों तक कैसे पहुंच रही है। ऐसा करने से आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि भाषा कितनी प्रभावमयी है तथा उसे लोग आसानी से समझ सकते हैं या नहीं। जैसे कुछ चीजें होती हैं हमारे मन में होती है, हम रखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम उसके असर को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वही चीज उन्होंने बोला कि पहले खबर को लिख लो और लिखने के बाद जब आप बोलोगे तो आपको अपने आप ही ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये खबर कितनी प्रभावशाली रहेगी कि नहीं रहेगी और दूसरे तक हम अपनी बात समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे। नेक्स्ट, रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसको सभी वर्ग के लोग देखते हैं। इसलिए जो भी शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ध्यान देने की बात होती है। ऐसे में कई शब्द जिनका अखबार में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनका प्रयोग बचा जा सकता है। यानी कि जिनको हम अखबार में तो इस्तेमाल कर सकते हैं मगर रेडियो और टेलीविजन में नहीं कर पाते। जैसे निम्नलिखित हैं: उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित, क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। अब यह है, अब हम टीवी में पढ़ते समय तो ये नहीं बोलेंगे निम्नलिखित शब्द तो हम बोल नहीं सकते, उपरोक्त नहीं बोल सकते, क्रमांक नहीं बोल सकते। तो ये सारे शब्द जब सिर्फ लिखित रूप में होते हैं तब वो मायने रखते हैं, लेकिन जब हम खबरों को बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, तब इन शब्दों का कोई भी मतलब नहीं रहता है। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी ये जो द्वारा शब्द होता है इसे भी हम नहीं बोलते हैं, इसे सिर्फ लिखा जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने वाला लगता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए: पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। अब यहां पर देखिए क्या, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए, अब यहां पर देखिए ना कैसे थोड़ा भ्रामक शब्द पैदा कर रहा है ना, इसलिए द्वारा शब्द से हम बचते हैं बोलते समय। इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, यह ज्यादा स्पष्ट है। बोलते समय ये चीज, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, ये थोड़ा सा भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं कि पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते पकड़ लिया, तब हम अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। इसी तरह तथा एवं अथवा, वा, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए और इसकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये खुद ज्यादा ही थोड़े हैवी वर्ड्स हो जाते हैं, इसलिए इनको हम खास तौर से आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए टीवी और रेडियो में भी इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक तथा तत्सम शब्दों और अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा विशेषता दिखाने के लिए हम बहुत सारे सामासिक शब्द, अलंकारों का इस्तेमाल कर दें जो बहुत सारे भ्रम को पैदा करें या भाषा को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दें। तो ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उनका इस्तेमाल भी लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जब हम बात को बोल रहे हैं तो वो ज्यादा आकर्षक लगेगी और प्रभावशाली भी लगेगी। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक है, जहां जरूरी हो वहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, जहां जरूरी है उतना ही करें, अन्यथा वह भाषा के स्वाभाविक प्रभाव को बाधित करेगी। फिर वो नेचुरल जो थ्रो है बात करने का,
वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा आर्टिफिशियल लुक आने लगेगा, तो इसलिए हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। भाषा को साफ रखने के एक कुछ जाने पहचाने नुस्खे भी हैं। एक तो वाक्य छोटे हों। अब आपको भाषा अब आपसे बोली जा रही है छोटे लिखो, मतलब साफ सुथरी लिखो। अब साफ सुथरी का मतलब क्या होता है? पेज क्लीन होना चाहिए? नहीं, इसका मतलब होता है कि आप वाक्य छोटे छोटे लिखो। एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो। आप एक वाक्य में एक ही बात कहो, ये नहीं कि एक ही वाक्य में आप कई सारी बातों को ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। वाक्यों में तारतम्यता हो कि कुछ टूटता या छूटता ना लगे, मतलब एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य ऐसा लगे कि वो पहले वाक्य से संबंधित है, एकदम से अलग वाक्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि शब्द प्रचलित हो और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। जो भी शब्द आप लिख रहे हो समाचार के लिए, वो आम बोलचाल की भाषा में होना चाहिए, और दूसरा उसका उच्चारण आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा शब्द ले लिया कि जिसको आप बोल ही ना पाओ, तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7 है, इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं और इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इंटरनेट पत्रकारिता यानी कि जिसको हम वेब पत्रकारिता भी कहते हैं, ये क्या है और इसके जो इतिहास रहा है उस पर हमें संक्षेप टिप्पणी करनी है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंटरनेट पत्रकारिता को इन 3 और नामों से भी जाना जाता है। साइबर पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ये नाम भी होते हैं। जिस प्रकार प्रिंट माध्यम अखबारों का प्रकाशन करता है, उसी प्रकार इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जैसे कि हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो वो क्या है? मुद्रित माध्यम है। लेकिन जब हम इंटरनेट के थ्रू, यानी कि जब हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, जहां पर हम नेट का सहारा लेकर खबर को पढ़ रहे होते हैं, तो वो एक हमारा क्या होता है? इंटरनेट पत्रकारिता होती है। जैसे हम अब मान लीजिए कोई भी हमने सेट खोल लिया, जैसे आज तक न्यूज़ चैनल है, आज तक न्यूज़ चैनल को हमने जो है अपने मोबाइल पे खोला और उसमें जो भी खबरें हैं वो हम देख रहे हैं, तो इस तरीके से वो हम क्या करें? हम इंटरनेट पत्रकारिता के थ्रू जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, पिक्चर, फीचर, झलकियां, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करें और दर्ज करने का काम करें, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो आपको समझ में आया कि जब हम कोई भी चीज जो अपने आसपास घटित हो रही है उसे इंटरनेट के थ्रू जोड़कर देख सकते हैं, तो वो हमारी इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। और आजकल लगभग सभी न्यूज़पेपर इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। अब जैसे हमने बताया कि पत्रकार जितने भी, अब यहाँ पर हम मुद्रित माध्यम वाले पत्रकार की, समाचार पत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम न्यूज़ चैनल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जितने भी आपके मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र, ये सभी जो हैं आपके इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ चुके हैं। अब चूंकि ये अलग माध्यम है, अब अलग माध्यम का मतलब जैसे कि प्रिंट में उसमें रहता है माध्यम में जो समाचार पढ़े जाते हैं, वो क्या है? आपके स्थायित्व लिए होते हैं। अब चूंकि इंटरनेट के थ्रू चल रहा है तो यहाँ पर चीज़ें तुरंत की तुरंत बदलती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कैसे होते हैं? आइए अब एक नज़र विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं। अब इंटरनेट पत्रकारिता किस तरीके से जन्म हुआ और कैसे आगे बढ़ी, इस पर हम देखेंगे। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। विश्व स्तर की बात मैं कर रही हूं। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर 1993 से 2001 तक रहा, और तीसरे दौर को इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। तो समझ में आया, ये विश्व स्तर पे इंटरनेट पत्रकारिता के दौर की मैं बात कर रही हूँ। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, यानी कि ये 1982 से 1992 तक ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल फेज से चल रहा था। इसीलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज होती है। तो
जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो पत्रकारिता के उसमें, वो सिर्फ ये देख रही थी इस क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फेज में कि क्या हमारे अखबार इस इंटरनेट पर आ जाएंगे और लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये चीजें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर चल रही थी। तब एओरेन यानी कि अमेरिकन ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आईं, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1883 से 2002 के बीच हुई। तो जो पहला फेज था 1982 से लेकर 1992 तक, वो फेज एक ऐसा था जब हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल दौर जो है वो शुरू हुआ 1983 से 2000 के बीच में। इस दौर में तकनीक के स्तर पर इंटरनेट में जबरदस्त विकास हुआ। अब हम लोगों ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोगों ने ग्लिचेस देखे, क्या क्या ग्लिच आ रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उन सारे ग्लिचेस को देखा और उनको सुधारने की कोशिश करी। तो इसलिए इंटरनेट में सुधार हुआ। नई वेब भाषा यानी कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, यानी कि ये HTML हम लोग देखिए इंटरनेट पे जो भी चीजें HTML के थ्रू ही देखते हैं ना, तो वो नई लैंग्वेज आई। इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम से ब्राउजर। अब वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे ये ब्राउजर्स भी आए जिनके थ्रू हम ज्ञान की दुनिया में उतर सकते थे। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह विश्व जाल में आ गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें सभी जितने भी पेजेस थे वो धीरे धीरे कर शामिल होते गए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम से .com कंपनियों का भी उफान आया। तो ये हमारा क्या था, किस तरीके से इसका इजाद हुई और कैसे इसका संचरण हुआ। प्रश्न संख्या 8 है, श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन से हैं? पक्ष विपक्ष में तर्क देखिए। श्रोताओं यानी कि सुनने वाले, पाठकों यानी कि पढ़ने वाले, बेसिकली हम लोग जो है ना, बांध कर रखने की मतलब इन लोगों को बांध रखने में जो प्रिंट माध्यम है, रेडियो है और टेलीविजन है, इसमें सबसे मजबूत ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को सबसे ज्यादा देर तक अपने साथ बांध सकती है और ज्यादा लोगों को बांध सकती है? इसके तर्क और तर्क देना है आपको पक्ष में भी और विपक्ष में भी। श्रोताओं को बांध कर रखने में ये तीनों ही माध्यम सशक्त एवं लोकप्रिय हैं। इन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। किसी एक को सबसे सशक्त कहना बहुत मुश्किल है, यानी कि हम किसी एक को बोलें तो मुश्किल है, सब अपने अपने एरिया में पूरी तरीके से मजबूत हैं। फिर भी टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम खबरों को सीधे तौर पर देख और सुन सकते हैं। जहां तक प्रिंट माध्यम का प्रश्न है, इस माध्यम के द्वारा हम अपने समय के अनुसार खबरों को पढ़ सकते हैं, परंतु अनपढ़ व्यक्तियों के लिए यह माध्यम निरर्थक है। तो देखिए तीन माध्यम है। पहली बात है रेडियो। रेडियो पे हमें क्या है, बहुत ध्यान देना पड़ता है और समय का ध्यान रखना पड़ता है कि इस समय पर ये खबर आएगी, हमें यहाँ का बैठना है। तो ये लोगों तक प्रचलित तो बहुत है, सस्ता माध्यम है, लेकिन इसमें स्थायित्व नहीं है क्योंकि इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। दूसरा हम आ जाते हैं अखबार में। अखबार एक प्रचलित है, सभी तक पहुंचता है आसानी से, बहुत महंगा भी नहीं है और जो है इसमें स्थायित्व है क्योंकि हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं, हमें कोई काम आ गया, बंद करके रख के जाओ, हम दोबारा आएंगे फिर उसको पढ़ लेंगे। ये एक इसमें अच्छी बात है, लेकिन जो है ये जो अनपढ़ व्यक्तियों के लिए है वो कारगर सिद्ध नहीं होता। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं देख सकते। लेकिन टीवी एक ऐसी चीजें हैं, टीवी एक ऐसा है जो हमको पूरी तरीके से हर एक चीज करता है, यानी कि इसमें अनपढ़ हो, शिक्षित हो, जो कोई हो, वो पूरी तरीके से बैठकर चीजों को देख सकता है। लेकिन स्थायित्व इसमें भी नहीं होता क्योंकि जो चीज चल रही है वो एक बार निकल गई तो हम उसको भी नहीं पढ़ सकते। तो हर चीज की अपनी क्वालिटी भी है और कुछ अपने एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। रेडियो भी सशक्त माध्यम है, परंतु इसके पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। यदि कोई पसंद का कार्यक्रम ना हो तो श्रोता को तुरंत वह स्टेशन बंद कर देना पड़ेगा। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों का सर्वाधिक महत्व होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार उनके सहयोगियों के रूप में चलता है। तो मतलब
जैसे टीवी रेडियो में है जहां हम सिर्फ सुन सकते हैं, वहीं टीवी में क्या चीजें हैं, हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जो व्यक्ति बोल रहा है, चल रहा है, उसे हम सुन भी सकते हैं। लेकिन रेडियो में सारी चीजों को सुन रहे हैं मगर हम देख नहीं पाते। तो लोगों को बांधे रखने का काम टीवी ज्यादा अच्छे से कर पाता है। अगर हम पर्सनल तौर पर अगर आप ये देखोगे तो हमने तर्क, तीनों के तर्क और वितर्क दोनों दे दिए, पक्ष और विपक्ष दोनों में दे दिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको निष्कर्ष निकालना हो तो आज के समय में सबसे प्रचलित अगर हम देखेंगे तो वो टीवी है, जो सभी के घरों में है। लोग उस पर टाइम भी देते हैं और ज्यादातर बंद कर रह भी लेते हैं, ठीक है ना। तो टीवी एक ऐसा प्रचलित माध्यम हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, संचार माध्यमों में दूरदर्शन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि दूरदर्शन समाचार वाचक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो दूरदर्शन समाचार वाचक का मतलब सीधे सीधे टीवी हो गया। टीवी में जो समाचार पढ़ता है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। संचार माध्यमों में दूरदर्शन की भूमिका, यानी कि एक तरीके से टीवी की भूमिका आप समझ लो। आज दूरदर्शन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया। अब दूरदर्शन का मतलब ये नहीं समझिएगा वो जो एक चैनल आता था, यहाँ दूरदर्शन का सीधे मतलब है टीवी से। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब दूरदर्शन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। अब देखिए क्या है, हम जो अखबार है उसमें जो सामने पिक्चर छपी हुई है और खबर है, हम उसको पढ़ते हैं। रेडियो में हम सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन टीवी में क्या हो रहा है, हमें खबर के वीडियो भी दिख रहे हैं, पिक्चर भी दिख रही है, खबर भी दिख रही है, और जो सामने बैठा है वो हमको पढ़ के भी सारी चीजें बता रहा है। सब कुछ हमें दिख रहा है ना। तो वही दिया है, सूचना की विश्वसनीयता कई, यानी कि जो सूचना हमें दी जा रही है वो बिल्कुल सही है, ये हम जान जाते हैं। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ दूरदर्शन का भी प्रयोग शुरू हो गया था। भारत में इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। शुरुआत की बात कर रही हूं, 15 सितंबर 1959 को हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। उन्होंने दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता के सुधार के लिए पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए बन रहे हों, वहां दूरदर्शन की अहम भूमिका होती है। यानी कि देखिए, अब हम स्वतंत्रता के बाद जब आगे बढ़ रहे थे, सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे थे और इसमें दूरदर्शन बहुत अहम भूमिका निभा रहा था, क्योंकि लोगों के बीच संचार का एक ये माध्यम बनता जा रहा था। लोग अब जो है जानने लगे थे अपने देश के बारे में, विदेश के बारे में, इन सब चीज़ों से जानने लगे थे। अब देखिए, ये 59 की बात है। उस समय हमने क्या देखा, सिर्फ शुरुआत 15 सितंबर 1959 को सिर्फ शुरुआत हुई थी। 2 टीवी लगाए गए थे और काफ़ी लोगों ने उसको देखा था। लेकिन अभी ये सुचारू रूप से नहीं चला था। लेकिन अभी सिर्फ ये एक ऐसा फेज था जहां देखा जा रहा था क्या भारत में ये प्रचलित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी के लिए इंदिरा गांधी ने पीसी जोशी की अध्यक्षता में समिति बनाई और उसको निगरानी में रखा। दूरदर्शन के लिए समाचार वाचक की अपेक्षित गुण होने चाहिए। अब देखिए, पहला तो हमने बता दिया कि दूरदर्शन की क्या भूमिका रही। अब आ जाते हैं दूरदर्शन पे जो व्यक्ति समाचार पढ़ता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। दूरदर्शन के समाचार वाचक को दर्शक सुनने के साथ साथ देखते भी हैं। अब देखिए, हम लोग न्यूज़ देखते हैं ना, तो हम जहां न्यूज़ सुन रहे हैं वहीं हम वो जो सामने एंकर है उसको हम देख भी रहे हैं। उसका पहनावा एकदम सभ्यता के दायरे में हो, उसका उच्चारण एकदम स्पष्ट हो, यानी कि उसने अच्छे कपड़े पहने हो और उसकी बात पूरी तरीके से अच्छे से हमें समझ में आती हो। किसी भी समाचार को पढ़ते समय उसके चेहरे के भाव समाचार के अनुसार हो, यानी कि अगर कोई खुशी की खबर पड़ रही है तो उसके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, दुख का है तो दुख होना चाहिए, एक्साइटमेंट है तो एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो जो भी खबर पढ़ी जा रही है वो उसके चेहरे पर दिखनी चाहिए। उसमें तुरंत निर्णय की दक्षता व भूल सुधार की दक्षता होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई चीज है तो उसमें तुरंत निर्णय, जैसे आप लोग आजकल देखते हो कि डिबेट होता है चैनल्स पे, तो वो डिबेट में देखिए एंकर कितना ज्यादा सशक्त होता है। किसी को चुप कराना है, किसी की आवाज बंद करानी है, आप गलत बोल रहे हैं, वो कर रहा है, कैसे तुरंत निर्णय लेते हैं ना वो लोग। फिर उसके बाद अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसके अंदर खुद इतनी हिम्मत हो कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सके। ये एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि समाचारों का सीधा प्रसारण होता है, उनकी भाषा पर पूर्ण पकड़ होनी चाहिए। अब दूसरी चीज है, जो बोल रहे हैं उनकी भाषा पर पूर्ण पकड़ होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये सीधा प्रसारण है। जब आप बोल रहे हो ये तुरंत का तुरंत लोगों तक पहुंच रहा है। अब जैसे रिकॉर्डिंग होती है तो रिकॉर्डिंग में हम उसको सुन के उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि ये सीधे पहुंच रहा है तो इसमें किसी तरह की एडिटिंग नहीं हो सकती है। प्रश्न संख्या 10 है, इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराती है, परंतु इसके कुछ दुष्परिणाम भी है, उदाहरण सहित तो स्पष्ट कीजिए। इंटरनेट पत्रकारिता में हमें क्या है, जहां कहीं तुरंत कोई घटना घटी वो तुरंत हम तक पहुंच जाती है। देखिए आजकल हम लोग क्या होता है, जैसे मैं अभी आपके सामने लेक्चर दे रही हूं, अगर कोई घटना घटी तो ये मेरे मोबाइल पे तुरंत सामने फ्लैश कर जाएगी कि हाँ जैसे सेंसेक्स गिरा या बढ़ा, ये हो गया, या कहीं एकदम से जैसे आजकल टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं तो टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, ये एकदम फ्लैश हो जाए कहाँ कितना बढ़ रहा है। तो जो भी घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है कहीं पर, हमारे जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है या ठंड बहुत ज्यादा है, बर्फबारी हो रही है, बादल फटा, कोई भी चीज होगी वो तुरंत हमारे नेट पे एकदम एक नोटिफिकेशन की तरह आ जाता है ना, यानी कि तुरंत हम तक खबर पहुंच जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके कुछ दुष्परिणाम है, यानी कि इन खबरें जो पहुंच रही हैं इसके भी कुछ जो है डिसएडवांटेज होते हैं। क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराती है। आजकल पूरे के पूरे अखबार इंटरनेट पर मौजूद हैं, हम जाकर पढ़ सकते हैं, इजीली हम पढ़ते हैं। इंटरनेट पर इन समाचारों को लगातार अपडेट भी किया जाता है। आप देखिए जो समाचार पत्र हमारे घर में आता है सुबह सुबह आया वो, अब उसके बाद मान लीजिए कोई भी खबर, अभी जैसे अखबार हमारे यहाँ 8 बजे आया और 7 बजे जो है कोई घटना घटी होगी तो वो तो अखबार में नहीं छपेगी ना, वो कब छपेगी, जाके दूसरे दिन के अखबार में। लेकिन इंटरनेट पे जो अखबार छपते हैं उनमें अगर मान लीजिए 7 बजे कोई घटना घटित हुई है तो वो तुरंत 7:10 पर आपके पास अखबार में अपडेट होकर आ जाएगी। आपके पास दोपहर में वो खबर अपडेट हो जाएगी। जब तक कोई खबर जिस समय भी घट रही है उसके 10-15 मिनट के अंदर वो अखबार में अपडेट हो जाती है। इंटरनेट पत्रकारिता जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का एक बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का जरिया भी बन गया है। तो अब देखिए इंटरनेट में जहां हम इतनी जल्दी अच्छे से सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वहीं पर हम अश्लीलता को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है, आप जिस भी एज ग्रुप के हो आप देख सकते हो। इसका अगर देखिए भाई, अश्लीलता का प्रभाव बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है क्योंकि उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, वो उस तरफ जा रहे हैं जो उनको अभी वहां जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी अपनी एक एज होती है, उस एज में आप वहां तक जाइए, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन बच्चे इतनी जल्दी उसकी तरफ हो जाते हैं कि उससे रिलेटेड फिर उनको क्राइम करने में भी डर नहीं लगता है। हमें इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है, यानी कि जब भी आप इंटरनेट देखो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी भ्रामक चीज़ें भी दिखाई जाती हैं जो एक्चुअल लाइफ में नहीं है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपको वर्गलाया जाता है, आपको दूसरी तरफ भड़काया जाता है जहां आपको नहीं जाना है, ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो नहीं है। तो आपको जब भी आप इंटरनेट से जुड़े, आप हमेशा ध्यान दीजिए आपका जो काम है सिर्फ उस काम से जुड़िए, बेवजह कोई भी चीज़ में कहीं पर भी सर्फ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पत्रकारिता के दुष्परिणाम आने सामने हैं। इसके माध्यम से कुछ लोग किसी प्रख्यात व्यक्ति का चरित्र हनन करने का भी कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप किसी के व्यक्तित्व को ही बदल देते हो। यानी कि एक आपने मुहिम चलाया कोई उसने कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं ऐसा है, उससे 4 लोग जड़े और उसका स्वरूप ही बदलता चला गया। वो व्यक्ति बहुत अच्छा था लेकिन वो उसका जो रूप प्रकट किया गया सामने वो बहुत बेकार था। इसका लाभ देश और समाज विरोधी लोग उठा रहे हैं। हमें इसके इन दुष्परिणामों के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। तो इंटरनेट जहां हमें इतना लाभ दे रहा है वहीं इसके नुकसान भी हैं, हमें ये ध्यान रखते हुए इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, अब हमारे सामने कुछ चीजें हैं जिनके पर हमें टिप्पणियां करनी है। ठीक है, पहला है संपादकीय। आप सभी को पता है संपादक द्वारा जो लेख लिखा जाता है जिसे हम अखबार की आवाज भी कहते हैं, ये संपादक या सह संपादक द्वारा लिखा जाता है, तो इसको ही हम संपादकीय कहते हैं। ये संपादकीय पृष्ठ पर छपता है। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। अखबार खुद अपनी राय रखता है।
इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने कुछ लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो संपादकीय पृष्ठ होता है, इसमें एक तो छपता है संपादकीय, जो संपादक और सह संपादक जो है किसी भी घटना या मुद्दे पर अपने विचार को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा जो फेमस राइटर या लेखक होते हैं वो भी विभिन्न मुद्दों पर अपने लेख इस पृष्ठ पर प्रकाशित करते हैं, जिन्हें हम स्तंभ कहते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ में प्रकाशित होते हैं। मैंने जैसे बोला कि मैंने कोई अपराध होते हुए देख रही हूँ, कुछ चीज़ देख रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि आजकल बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ मिल गई हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से चलाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज के समय में देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कराना चाहिए। तो मैंने किसी एक समाचार पत्र के लिए एक लेटर लिख दिया और कहा कि इसको छाप दीजिएगा। तो मेरा जो पत्र है वो कहाँ पर छपेगा? संपादकीय पृष्ठ पर छपेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है, संपादक के नाम जो पत्र भेजे जाते हैं वो भी इसी पृष्ठ पर छपते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है, समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये जो पृष्ठ होता है, ये एक तरीके से जो घटनाएं, जैसे वैसे तो समाचार पूरा पत्र जो है वो घटनाओं सूचनाओं से भरा रहता है, लेकिन संपादकीय ये एक ऐसा पृष्ठ होता है जहां पर अखबार अपनी बात, लेखक अपनी बात और जनता अपनी बात को प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है फोटो पत्रकारिता। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फोटो के जरिए चीजों को उजागर करना। अब इस पे क्या होता है? फोटो पत्रकारिता में छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है जो बात हजारों शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ गया है। अब क्या है ना, आपने देखा होगा, अक्सर ये चीज़ देखा होगा कि आप बहुत सारी फोटो छपती हैं और उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, हम पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी आपने ये देखा है कि सिर्फ फोटो छप गई और उसके ऊपर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, तो वो फोटो ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। तो इसको बोलते हैं फोटो पत्रकारिता, जहां कम शब्दों में बात कही जाए लेकिन फोटो के जरिए बहुत सारी बातों को बयां कर दिया जाए। तो ये जब टेलीविज़न का जब दौर बढ़ा, इंटरनेट का दौर बढ़ा, तो आजकल अखबारों में ये फोटो पत्रकारिता भी बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आ रही है कि जहां बातों को ज़्यादा नहीं कहकर सिर्फ फोटो के ज़रिए बयां कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट है कार्टून कोना। हर अखबार में ये कोना होता है। आप कोई भी अखबार उठा लो, एक कोने में कार्टून बनी होती है और हम लोग उसको जरूर पढ़ते हैं क्योंकि वो एक व्यंग्यात्मक कार्टून होती है। किसी न किसी मुद्दे पर या किसी पर वो एक व्यंग के तौर पर लिखी जाती है, किसी को तंज किया जाता है, टीस किया जाता है। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और इसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। अब अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं तो मैं जब अखबार उठाती हूं तो मैं ये कार्टून कोना जरूर देखती हूं क्योंकि मुझे इसे देखना, पढ़ना और समझना बड़ा अच्छा लगता है। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। अब ये हस्ताक्षरित संपादकीय क्यों होते हैं? ये जो उसने भी उस कार्टून को सोचा है, क्या किया, उसका हस्ताक्षर नीचे जरूर होता है और ये मोस्टली जो है अखबार के ही किसी मेंबर संपादक या सह संपादक द्वारा किया जाता है। इसकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती है। कहने का तात्पर्य है इसमें जो बात कही जाती है, जब आप संपादकीय लिखते हैं, यानी कि जो कोई संपादक जब कोई किसी मुद्दे पर टिप्पणी कर रहा होता है तो वो बात वो उसमें नहीं कह पाता जो एक कार्टून में बनाकर वो कह सकता है। तो मतलब वो एक तंज होता है, टीज होती है किसी मुद्दे पर और बात को पूरी तरीके से कहने पर होती है। नेक्स्ट है रेखांकन और कार्टोग्राफी। अब ये क्या होता है रेखांकन और कार्टोग्राफी? हम लोगों ने बहुत बार ये टीवी पे देखा भी है। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविजन में भी किया जाता है। अब जैसे क्या होता है, आपने देखा ना, कई चीज़ों को ग्राफ बनाकर बताया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं गर्मी का पारा, अब यहाँ पर आप देखते हो कि इस तरीके से वो समाचार में ग्राफ बना देते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ऐसे बनाया कि भाई 23 तारीख को इतनी गर्मी हुई,
आप 24 तारीख को इतनी हुई गर्मी, यहाँ पर टेम्परेचर्स लिखे रहते हैं, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर लिखे रहते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि नहीं भैया 26 तारीख को और ज़्यादा बढ़ गई, 26 को गर्मी हो गई। तो इस तरीके से टेम्परेचर आपका बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर उसके बाद घट गया, फिर वो अप हो गया। तो इस तरीके से जब ग्राफ बनाकर किसी बात को, अब इसी तरीके से सेंसेक्स भी अप डाउन होता है, तो सेंसेक्स के भी अप डाउन को इस तरीके से ग्राफ से समझाया जाता है कि भाई फला प्रोडक्ट का इतना घट गया, इतना बढ़ गया, वो हो गया, ये हो गया, इस तरीके से इस कंपनी के जो शेयर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ऐसा हो रहा है। बैंक के बारे में बताते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से ग्राफ से करके बताई जाती हैं। तो यही आपका रेखांकन और कार्टोग्राफी कहलाती है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 12 में। यहां पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। अब हमारे पास फिर कुछ चीजें हैं जिन पर हमको टिप्पणियां करनी है। क्या है? पहला, स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब तो आप जानते हो, जिसको हम पिलर या खंबा कहते हैं, जो चीजें अपनी जगह स्टेबल रहती हैं, जो मूव नहीं करती। तो स्तंभ लेख का मतलब होता है एक कोई कोना किसी एक लेखक के लिए रिजर्व कर देना कि इस जगह पर डेली आपका एक लेख प्रकाशित होगा, वो आपको ध्यान रखना है और डेली एक लेख उसके लिए आपको देना है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास लेखन के लिए जाने जाते हैं। अब जैसे आप ये जानिए कि बहुत सारे लेखक हैं जिनको लोग पढ़ना पसंद करते हैं। आपके भी कोई फेवरेट लेखक होंगे, तो अगर वो हैं, जैसे अब कुछ लेखक तो भाई बहुत पहले के, उनके लेख लिखो अच्छे, लेकिन जो अभी हैं उनके द्वारा लिखी गई कोई टिप्पणी या कुछ जो है, जो भी है, वो हमें पढ़ना बड़ा अच्छा, क्योंकि उनकी लिखने की शैली ऐसी होती है कि हमें पढ़ने में बड़ा मजा आता है, तो वो लोगों में बड़े फेमस होते हैं। तो ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने की जिम्मेदारी सौंप देता है। नियमित स्तंभ लिखने, स्तंभ का मतलब क्या, मैंने आपको बताया ना कि नियमित उन्हें कुछ ना कुछ लिख कर जो है वो अखबार का एक कोना उनके लिए रिजर्व है, उस जगह उन्हें लिखकर कुछ ना कुछ देना है, ये कंपल्सरी है। तो वो एक कोना उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। स्तंभ के लिए विषय चुनने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखक की पूरी छूट होती है। स्तंभ को लेखक के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। अब उस कोने के लिए लेखक को क्या लिखना है, क्या शीर्षक है, अब वो फीचर लिखेगा, आलेख लिखेगा या कोई भी व्यंग्यात्मक लिखेगा, आलोचना लिखेगा, ये जो कुछ लिखना है वो लेखक की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है। वो अखबार डिसाइड नहीं करता, बस आपको वो चीज वहां पर कुछ देना है, ये डिसाइडेड है। वो कोना खास तौर से उसी लेखक के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा है संपादक के नाम पत्र। संपादकीय जो पृष्ठ होता है उसमें एक लेख छपता है संपादकीय, यानी कि जो संपादक और सह संपादक द्वारा अखबार का जो अपना मत होता है वो किसी भी घटना पर लिखा जाता है। दूसरा हो गया स्तंभ, ये भी संपादकीय पे छपता है। तीसरा आ जाते हैं हम संपादक के नाम पत्र, ये भी संपादकीय पृष्ठ पर ही छपता है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ तथा पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पत्र छापे जाते हैं। यह सभी अखबारों में स्थायी रूप से प्रकाशित होने वाला स्तंभ होता है। इस स्तंभ के माध्यम से अखबार या पत्रिका के पाठक विभिन्न विषयों पर अपनी राय देते हैं और यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। तो कहने का मतलब है कि जो हम पाठक हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, हमारा किसी भी विचार पर, कोई भी चीज पर हम अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम उस अखबार के संपादक के नाम एक पत्र लिखेंगे और वो पत्र हमारा उस पृष्ठ यानी कि संपादकीय पर प्रकाशित होगा। तो इस तरीके से हम अपनी बात को भी अखबार में रख सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है लेख। अब बहुत सारे तरह के लेख भी लिखे जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, सभी अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लेख और आलेख प्रकाशित होते हैं। मैंने जैसे बताया कि बहुत तरह के लेखक वगैरह भी लिखते हैं। इन लेखकों में समसामयिक विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है। समसामयिक विषय यानी कि मान लीजिए आज का समय, अब आज के समय में जो भी आजकल मुद्दे चल रहे हैं, जैसे सेंसेक्स बहुत ऊपर जा रहा है, टमाटर के दाम बहुत ऊंचे जा रहे हैं, या कहीं कोई दुर्घटना हो गई है, मौसम में बदलाव है, विश्व व्यापार बढ़ रहा है, किसी देश में युद्ध हो रहा है, दो देशों में युद्ध हो रहा है, तो ये जो आज के समय में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीजें हैं, उस पे लोगों की चर्चाएं जो हैं इस लेख या आलेख के माध्यम से छपेंगी। इन लेखों में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। लेख की कोई निश्चित लेखन शैली नहीं होती। अब ये जो लेखन है, इसमें किस विषय पे लिखा जाना है, क्या लिखा जाना है, इसकी पूरी आज़ादी जो है वो लेखक को दी जाती है। और इस पे मोस्टली जो है काफ़ी जो है
जो नए लेखक होते हैं वो इस पर हाथ अच्छे से आजमा लेते हैं। साक्षात्कार या इंटरव्यू, आप सभी को पता है ये जो होते हैं ये किसी भी खबर का स्रोत हो सकते हैं, तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी खबर बनाओ या कुछ करो, इंटरव्यू हर जगह होते हैं, जिसमें आपका एक बाइट, एंकर बाइट भी है, वो भी भाई प्रत्यक्षदर्शी का इंटरव्यू तो होता है ना, तो वो भी खबर का स्रोत ही होता है। समाचार पत्रों में प्रसिद्ध हस्तियों के साक्षात्कार प्रकाशित होते रहते हैं। समाचार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति के तथ्य, उनकी भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक मकसद व निश्चित ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता तथा धैर्य का होना भी आवश्यक है। तो ये जो साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है ये हम किसी प्रसिद्ध हस्ती का लेते हैं और उसके बारे में, उसके काम के बारे में, उसकी जाति जिंदगी के बारे में उसके सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके से हम उस व्यक्ति को जान पाते हैं। लेकिन जो साक्षात्कार कर रहा है, अर्थात मैं अगर इंटरव्यू ले रही हूं, तो मेरे अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर वो बता रहा है उसके जीवन से संबंधित ऐसी कोई चीजें हैं करुणा उत्पन्न करने वाली, तो वो संवेदनशीलता होगी, तभी तो हम उस चीज को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम एक सफल साक्षात्कार बन सकते, साक्षात्कारकर्ता बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, इंटरनेट के इस युग में हिंदी नेट संसार की स्थिति कैसी है? हिंदी नेट पत्रकारिता किस कारण से अधिक लोकप्रिय नहीं हो पा रही? तो अभी तक हमने वेब पत्रकारिता देखी। वेब पत्रकारिता बहुत प्रचलित है आज के समय में, लेकिन इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में ये ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाई। ऐसा क्यों है और क्या परेशानियां आ रही हैं, ये आपको बताना है। अब हिंदी की बात करें। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई, यानी कि हिंदी में पहली बार पत्रकारिता करने वाला जो न्यूज़पेपर रहा वो था वेब दुनिया। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है, यानी कि इसमें सब कुछ हिंदी में ही प्रकाशित होता है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों में भी विश्वजाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। यानी कि ये जो इंटरनेट का विश्व जाल है, इसमें अब धीरे धीरे हिंदी वेब पत्रकारिता ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। यानी अब ये धीरे धीरे प्रगति पे चला, क्योंकि जब शुरू हुआ था तो बहुत इसको लोग पसंद नहीं करते थे और बहुत सारी परेशानी, क्योंकि जो कंप्यूटर या नेट है वो इंग्लिश के फॉन्ट पे ही था, हिंदी के फॉन्ट पे। अभी भी हिंदी का फॉन्ट इतना ज्यादा स्टेब्लिश नहीं हुआ, बहुत सारे अक्षर हिंदी के ऐसे हैं जो अभी भी आपको कंप्यूटर पे नहीं मिल पाएंगे, आप उनको नहीं कर पाओगे। तो ये एक परेशानी अभी भी मौजूद है। लेकिन अभी कैसे पैर पसार रहा है? जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए हैं। तो अब आप यहाँ पर ये जितनी भी पत्रिकाएं देख रहे हैं ये सिर्फ हिंदी में प्रकाशन करते हैं और ये सभी वेब पत्रकारिता भी इन्होंने शुरू कर दी है। प्रभात साक्षी से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है। यानी जो प्रभात साक्षी जो पेपर है ये सिर्फ जो है आपको मुद्रित माध्यम में नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरनेट में मिलेगा। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंड के हिसाब से चल रही है। तो इंटरनेट के जो मानदंड है उसमें सबसे सफल साइट बीबीसी की है। वेब दुनिया से शुरू में काफी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्वाफ का मतलब क्या होता है? अक्षरों में गलती। जैसे हिंदी में मैंने बोला ना फॉन्ट्स नहीं है, तो इनके फॉन्ट्स में गलतियां आती हैं, लिखा कुछ जाएगा, छप कुछ जाएगा और वो कुछ का कुछ बन जाता है। तो वेब दुनिया से जो शुरू हुआ तो हमें लगा कि हाँ भाई हिंदी अब जो है इंटरनेट पत्रकारिता में आ रहा है, लेकिन इसमें भी क्या हुआ? स्वाफ हुआ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी। अब क्या है? अब साइट की अपडेटिंग, अब हिंदी में जब हम फॉन्ट लेकर आते हैं तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स लेने पड़ते हैं, वो अपडेट्स भी नहीं हो पा रहे थे, इससे भी परेशानी हुई, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। अब हमें जो शुरू में लग रहा था कि चीजें बहुत अच्छी चलेंगी लेकिन नहीं हो पाई, वो अब नहीं हो पा रहा है। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। साहित्यिक पत्रिकाएं यानी कि बहुत सारे साहित्यकारों की पत्रिकाएं भी हैं, जैसे अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं।
हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू कर दिए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार है, लेकिन उनका डाटा बेस तो तैयार हो ही रहा है। मतलब अब गवर्नमेंट की तरफ से और बैंकों की तरफ से भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए गए हैं इंटरनेट पे, ताकि लोग आसानी से काम कर सकें, समझ सकें। भाई सभी लोग तो इंग्लिश नहीं जानते ना, हमारे यहाँ पर जानते हो, तो हिंदी में भी काम लोगों को द्वारा नेट पे हो सके, इसलिए चीज़ शुरू किया है। माना कि थोड़ा सा दिक्कत है, उतने सुचारू रूप से हिंदी वाली साइट्स काम नहीं करती हैं, लेकिन एक बेस तो रेडी हो ही रहा है, आगे चल के उसमें अपडेटिंग भी होगी। अंततः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे ही सही, रेंग कर ही सही, पर चल तो रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में है, यानी कि बहुत छोटा बच्चा है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई कीबोर्ड नहीं है। डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। यानी कि जब हिंदी की साइट्स हमें कोई खोलनी होती है तो मुझे हिंदी में टाइप करना है, अब उसकी कोई कीबोर्ड ही नहीं है, तो वो साइट्स हम खोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मोस्टली सब HTML पे खुलती है, इसलिए दिक्कत आती है उसमें हिंदी फॉन्ट्स लाने में। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जो है इसमें अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तब कहीं जाके हिंदी वेब पत्रकारिता आगे बढ़ पाएगी। प्रश्न संख्या 14 है, पत्रकारिता क्या है? अब हम सब पढ़ तो रहे पत्रकारिता, जैसे हमने जब जनसंचार पढ़ा तो हमने पहले संचार पढ़ा, तो उसी तरीके से अभी हम तो पत्रकारिता तो पढ़ा है, मुद्रित माध्यम पत्रकारिता पढ़ ली, हमने नेट पत्रकारिता पढ़ ली, लेकिन एक्चुअल में ये पत्रकारिता होती क्या है ये भी तो हमें समझना जरूरी है। देश विदेश विश्व में घटने वाली घटनाओं, समाचारों का संकलन, संपादन और प्रकाशन पत्रकारिता है। यानी कि आसपास विश्व में जो कुछ भी घट रहा है वो सारी खबर एकत्र करके एक जगह उनका संपादन करना ही पत्रकारिता कहलाता है। पत्रकारिता का विकास मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करने के रूप में हुआ था। अब आखिर ये पत्रकारिता का जन्म हुआ क्यों? जन्म इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यानी कि हम क्यूरियस रहते हैं हर चीज़ के बारे में जानने, इसके लिए भाई ये क्या है वो क्या है, उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए इस पत्रकारिता का जन्म हुआ और ये धीरे धीरे आगे बढ़ी। खबरों, सूचनाओं का संकलन, संपादन करके पाठकों तक पहुंचाना पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि सूचनाओं को एकत्र करना, सही तरीके से लगाना, उनका संपादन करना, प्रिंट करवाना और हम यानी कि पाठकों तक पहुंचाना, ये पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें समाचारों को रोचक व ज्ञानवर्धक तरीके से प्रस्तुत करना तथा किसी विषय विशेष पर लेख अथवा संपादकीय लेख लिखना सम्मिलित है। किसी भी विषय को रोचक बना सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। संपादकीय बहुत जरूरी होते हैं किसी भी पत्रकारिता के लिए। तो ये सभी चीजों का संकलित रूप होता है पत्रकारिता। पत्रकार देश दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए जो है आप बहुत ज़्यादा अमेरिका में जो है या कनाडा में टोर्नेडोज, अमेरिका में टोर्नेडोज आ गए, उससे बहुत जान माल का नुकसान हुआ, तो वो जो घटना घटित हुई उसे हम तक पहुंचाने के लिए उसको एक खबर के रूप में, वो चूंकि वो तो एक घटना है, उस घटना को हमें क्या करना पड़ेगा, खबर के रूप में तब्दील करना पड़ेगा। अब उस घटना को खबर के रूप में तब्दील करके उसका संपादन करके हम तक पहुंचाना जो है पत्रकारिता का काम रहता है। सबसे पहले वो सूचनाओं का संकलन करते हैं, फिर उन पर सूचनाओं को समाचारों के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। तो घटना कहीं घटना होती है, जो भी होती है, सूचना मिलती है, उसे खबर में बनाते हैं, खबर उससे जो है समाचार लिखते हैं, संपादन करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। यही कहलाती है पत्रकारिता। प्रश्न संख्या 15 है, पत्रकारिता की साख को बनाए रखने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है? अब पत्रकारिता की अपनी एक इमेज है, इस इमेज को कायम रखने के लिए हमें कुछ चीजों का पालन करना पड़ता है। कौन से वो सिद्धांत हैं जिनका हमको पालन करना
पड़ता है। क्योंकि अगर हम जैसे अब हमारे हैं, हम अपनी प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए बहुत सारा काम करते हैं, एक अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी भाषा में वो सहजता लाते हैं, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो हमारी अपनी एक जो है क्या कहते हैं पर्सनालिटी बनी हुई है, लोगों के सामने मेरी एक इमेज बनी हुई है। उस इमेज को बनाए, जैसे अब उसी तरीके से अखबार को, यानी कि पत्रकारिता की जो अपनी एक साख है उसको बनाए रखने के लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। पत्रकारिता की साख को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। अब जैसे पत्रकार साख, मतलब साख हुआ, हमने क्या बताया आपको कि अपनी एक रेपुटेशन बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे द्वारा अगर कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई गलती हो जाती है या मैं गलत कर देती हूँ, तो अगर मैंने गलत करी है तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेना ठीक है, अपनी साख को हम सुधार लें, लेकिन उस गलती को हम ना करें ये हम ज़्यादा कोशिश करेंगे, या मेरे से कोई गलत काम ना हो हम ये कोशिश करेंगे। तो वही होती है साख को बनाए रखने के लिए, यानी कि अब पत्रकारिता बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। इसमें अगर हमने कोई चीज़ गलत कर दी तो दंगे तक भड़क सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हर एक कदम बड़ा फूक फूक के रखा जाता है। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि जब भी आपके पास कोई खबर आती है, कुछ भी होता है, तो आप इन सिद्धांतों पे उनको परखिए और तब उन खबरों को छापिए, जिससे आप किसी भी गलती या मुसीबत से बच जाएंगे। तो उसमें पहला क्या है, आपको है तथ्यों की शुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी। कोई भी चीज़ है, अब हमारे पास कोई खबर आई है, वो सच है कि नहीं है ये हमें पहले पता करना ज़रूरी होता है ना। तो वही चीज़ है, एक पत्रकार को अपने समाचार प्रस्तुत करने में घटित हुई घटना के आंकड़ों को वास्तविक रूप में पेश करना होता है, यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही पेश करना। अब हम ये सोचें कि अगर मान लीजिए कोई खबर आई है, इसमें कोई चीज़ हम छिपा लें या कोई चीज़ हम बढ़ा दें, तो ये हमारी जो है वो शुद्ध पत्रकारिता नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो हमने अपने हिसाब से काट छाट करके खबर को प्रस्तुत किया। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है, जो खबर जैसी है उसकी शुद्धता बनाए रखते हुए उसको जस का तस ही हमें प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट है वस्तुपरकता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। एक पत्रकार को समाचार के लिए तथ्यों का संचलन तथा उनको प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं व विचारों से प्रभावित नहीं होने देना है। मान लीजिए कि कहीं पर जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर पर्सनल तौर पे मैं देखूं तो मेरा भी अपना एक फेवरेट राजनीतिक दल है, आपका कोई और होगा। उसी तरीके से समाचार एजेंसी में जो पत्रकार काम करता है उसका भी अपना एक पर्सनल व्यू होगा, उसकी भी एक पर्सनल राजनीतिक दल होगा, जिसको वो जिसे ज़्यादा पसंद करता है उसको अपना वोट देता है, सब कुछ करता होगा। लेकिन पत्रकारिता करते समय उसे ये ध्यान रखना है कि कोई भी जब खबर आएगी तो उसे किसी के फेवर में होकर कोई खबर नहीं बनानी है, या उसके फेवर में होकर कोई जो है नहीं लिखना है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं विचारों से प्रभावित नहीं होने देना। उसकी अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, उससे किसी भी घटना को प्रभावित नहीं होना। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई घटना आई है, अब मैं उसको प्रस्तुत करूंगी तो मैं उसको अपनी तरह से तोड़ मरोड़ सकती हूँ, लेकिन पत्रकार को इस चीज़ की आज़ादी नहीं है, उसमें वो अपनी विचारधारा को मिक्स नहीं कर सकता है। तो जो जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना है उनको। निष्पक्षता, यानी कि फेयरनेस। किसी भी समाचार संगठन से जुड़े पत्रकार को सही गलत, न्याय अन्याय के बीच निष्पक्ष भाव से घटना को प्रस्तुत करना चाहिए। निष्पक्षता ही समाचार संगठन की साख बनाती है, यानी कि आप किसी भी पक्ष में होकर बात नहीं करेंगे। दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई तो आप किसी एक पक्ष की तरफ नहीं आएंगे, आपको बीच में रहना है, ठीक है ना, इस पक्ष की तरफ ना इस पक्ष की तरफ, निष्पक्ष रहना है। आपको किसी पक्ष की तरफ 1% भी नहीं जाना है, आपको दोनों के मुद्दों को रखना है, दोनों की समस्याओं को रखना है, जो भी है। तो आपको किसी भी पक्ष में नहीं जाना, निष्पक्ष होकर अपने मतों को प्रस्तुत करना होता है। संतुलन, यानी कि बैलेंस। जब किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी स्थिति में टकराव हो, तो पत्रकार के लिए समाचार में संतुलन बनाना आवश्यक हो जाता है।
उसका ये कर्तव्य है कि वह सभी संबंधित पक्षों को अपने समाचारीय अनुपात में प्रस्तुत करे। अब इसको हम बहुत अच्छी तरह आपको समझा सकते हैं कैसे। जब आजकल आप लोग टीवी में देखते हैं ना, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, बहुत सारे पक्षों को, अलग अलग पार्टियों के लोगों को बैठा लिया जाता है और फिर उसमें जो है बहसबाजी चलती है, डिबेट चलता है, होता है कि ना। तो अब यहाँ पर जो एंकर बैठा होता है उसके काम को आपने देखा होगा, हर किसी को वो कुछ मिनट्स देता है, ठीक है, आपको 1 मिनट मिल रहा है, आपको 2 मिनट्स मिल रहा है, इस तरीके से बोलने के लिए देता है। अब सामने अगर 5 पक्ष बैठे हैं तो उस टीवी एंकर का काम क्या है, वो सभी को बराबर वक्त दे, यानी कि अपने समाचार में सबके लिए बैलेंस बना कर रखे। ऐसा ना हो कि वो किसी एक को ज्यादा वक्त दे, किसी दूसरे को वक्त ही ना दे और किसी को बहुत थोड़ा सा वक्त दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बैलेंस, कोई भी घटना अगर मान लीजिए समाचार ही वो लिख रहा है, मान लीजिए रिटेन में वो जैसे हम लोग पत्रकार करते हैं, अगर वो लिख रहा है तो उसमें कई पक्ष हैं, तो उसमें भी उसको ये ध्यान रखना है कि हर पक्ष के लिए वो सफिशिएंट स्पेस दे, सबको बराबर स्पेस दे। जैसे कि हम डिबेट में चाहते हैं कि सबको बराबर समय मिले, तो वो बैलेंस को बनाने का काम किसका हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पत्रकार का। नेक्स्ट है स्रोत, यानी कि सोर्सिंग, कोई भी चीज कहां से आ रही है, कहां से निकल रही है। प्रत्येक समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई ना कोई स्रोत होना आवश्यक है तथा उसे उस स्रोत की जानकारी या सूचना देने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि कोई भी घटना है, समाचार है, कुछ भी है, तो पत्रकार का बहुत बड़ा ये अहम कर्तव्य बन जाता है कि उसे ये सूचना, जो कुछ भी घटना जहां से भी प्राप्त हुई है, ये जनता को बताए कि आखिर उसे ये सारी चीजें प्राप्त कहां से हुई हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पेज 3 पत्रकारिता क्या है। आपको हम बता दें कि पेज 3 पत्रकारिता या पीत पत्रकारिता एक ही होती है, लेकिन यहां पर हम दोनों पे ही आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये दोनों ही एक चीज होती हैं, आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, मगर आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि पेज 3 पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता एक ही होती है। तो सबसे पहले देखते हैं पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है। पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। आप लोग वो देखते हैं ना, फिल्मी मैगजीन आता है ना, न्यूज़पेपर के साथ 2 पन्ने की आजकल एक मैगजीन आती है, जिसमें आपको फिल्मों से, OTT चैनल से, फैशन शो से, पार्टीज से जुड़ी बहुत सारी खबरें रहती हैं। तो वही आपकी पेज 3 पत्रकारिता। अब वो पेज 3 पे तो नहीं होता, मगर उसे पेज 3 क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इस तरह की पत्रकारिता शुरू हुई थी, ठीक है, तो उस समय ये हुआ था कि ये न्यूज़पेपर के 3rd पेज पर छापी जाती थी, तब से इसका नाम पेज 3 पत्रकारिता पड़ गया। लेकिन अब क्या है, इसका पेज जो है वो डिसाइडेड नहीं रहता, कभी वो 10वें पेज पे भी आ सकता है। आजकल तो उसके लिए अब अलग से मैगजीन चलने लगी है, पूरा न्यूज़पेपर रहेगा, 2 पेज की मैगजीन अलग रहती है जिसमें इस तरह की खबरें छपती हैं। तो मतलब बेसिकली फिल्मी जगत से जुड़े और क्या कहते हैं, फिल्मी या धारावाहिक सी जो होता है, आपके पर्दे की दुनिया से जुड़ी हुई जो भी खबरें होती हैं वो, उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी जो खबरें होती हैं वो, या कोई गॉसिप या कोई इंसिडेंट कुछ भी हो, वो सभी उस पेज पर छपता है। ये सामान्यतः समाचार पत्र तीसरे पृष्ठ पर प्रकाशित होता है, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता के नाम से पुकारा जाता है। आजकल ये जरूरी नहीं रह गया है कि ऐसी खबरें समाचार पत्र के तीसरे पृष्ठ पर ही प्रकाशित हो, परंतु इनके विषय में वही होते हैं। भारत में विजिल्स जैसे कुछ समाचार पत्र पेज 3 पत्रकारिता का उदाहरण हैं। तो अभी भी ये आपका जो विलिट्स जो आपका पेपर है, इसमें अभी भी पेज 3 पर ही इस तरह की खबरें छपती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए, पीत पत्रकारिता। मैंने आपको बताया है कि ये दोनों पत्रकारिताएं एक ही होती हैं। अब इनका विषय आप देखेंगे तो आप इसको पेज 3 पत्रकारिता के विषय से पूरी तरह सिमिलर कर पाएंगे। देखिए क्या है, पीत पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार पत्र अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों का खुलासा, फिल्मी गपशप आदि। तो समझ में आया, जहां फिल्मी गपशप होती है सारी, उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ होते हैं, पार्टीज होती हैं, फैशन होता है, इन सब से जुड़ी जो भी खबरें हैं उनसे बात कर रहे हैं।
वास्तव में ये पत्रकारिता सनसनी फैलाने के कार्य करती हैं। इस तरह की पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुई थी। अब ये पेज 3 या पीत पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि जब 19वीं सदी खत्म होने से थोड़ा सा पहले से शुरू हुई थी तब, यानी कि अब 19वीं सदी का उत्तरार्ध कब होगा? 1950 के बाद होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी सन है वो 1950 के बाद होगा। अमेरिका में हुई थी तब, जब वहां कुछ समाचार पत्रों के बीच पाठकों को आकर्षित करने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हुआ था। अब उस समय बहुत सारे पेपर्स आने लगे थे, तो सब लोग चाहते थे कि मेरा पेपर पढ़ा जाए, मेरा पेपर पढ़ा जाए। तो अब लोगों को जो है इस तरह के सेलिब्रिटीज के जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो इस तरह की खबरें पेपर में छपने लगी और लोग जिस पेपर में छपता था वो पेपर ज्यादा पढ़े जाते थे। प्रश्न संख्या 18 है, समाचार क्या है, परिभाषित कीजिए। हम लोग समाचार सब जगह देखते हैं, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, या आपका इंटरनेट के थ्रू अगर हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। समाचार तो हम सभी जगह पढ़ते हैं। तो अब ये समाचार क्या होता है? समाचार किसी घटना, स्थिति, विचार या समस्या की वह ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ रहा हो। कहने का तात्पर्य, कहीं कोई घटना घटी, कोई स्थिति है, कोई वाद विवाद हो रहा है, कुछ भी है, जो घटना ऐसी है जिसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ता है या बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो समाचार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? समाचार। हर घटना समाचार नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वही घटना समाचार बनती है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हों या बहुत सारे लोग उस घटना में इंटरेस्ट रखते हों, तो इस तरह की घटनाएं समाचार बनती हैं। अब समाचार की कुछ परिभाषाएं हम लेकर आए हैं। पहली है, प्रेरक एवं उत्तेजित करने वाली हर सूचना समाचार है। कोई ऐसी चीज जो हमें प्रेरणा दे रही है या जिसको पढ़ने के बाद या सोचने के बाद हम एक्साइटेड हो रहे हैं, तो इस तरह की जितनी भी खबरें होती हैं वो सभी समाचार बन जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे वर्ग के लोग होते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई आपका कृषि है, कोई आपका वर्किंग प्लेस में है, कोई सरकारी है, कोई प्राइवेट में है। तो इस तरीके से सब अलग अलग वर्ग के लोग हैं। कोई स्कूल जाता हुआ बच्चा है, कोई स्त्री है, वृद्ध है, बहुत सारे लोग हैं। तो जाहिर सी बात है सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अब मान लीजिए जो व्यापारी वर्ग है उसे जो है शेयर बाजार में या भावों के उतार चढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। उसे जो है अगर मान लीजिए क्या कहते हैं किसी कानून में फेरबदल हो रहा है, घरेलू कानून में या टैक्स संबंधी, तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सर्विस क्लास व्यक्ति है तो उसे टैक्स स्लैब से फर्क पड़ता है, होता है ना। तो मतलब किसी व्यक्ति को किसी खबर में इंटरेस्ट है, किसी को किसी खबर में इंटरेस्ट है। इसलिए ये देखा जाता है समाचार एजेंसियों द्वारा कौन सी खबर ऐसी है जो लोगों को प्रेरणा देगी या ज़्यादा वर्ग को प्रभावित करेगी, वही खबर आपकी जो है समाचार बन जाती है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार है। यानी कि मान लीजिए अभी घटना कोई घटी और अभी 5 मिनट के अंदर ये जो घटना है ये तुरंत जो है टीवी पे आ जाए, तब तो वो सूचना जो है वो समाचार है। लेकिन अभी घटी वो कल सुबह देगा तो वो तो बासी हो गई, कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, समाचार पत्र में अगर 2 बजे आज दोपहर में कोई घटना घट रही है तो जाहिर सी बात है वो दूसरे दिन के न्यूज़पेपर में विद डिटेलिंग छपेगी। तो यही है कि तुरंत, अब मगर दूसरे दिन ना छप के तीसरे दिन छपे तो उस खबर का कोई मतलब नहीं है। तो तुरंत जितनी जल्दी आप पहुंचा देते हैं वो आपका कहलाता है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। कोई घटना घटी, उसकी रिपोर्ट तैयार करके लोगों तक पहुंचाना भी समाचार कहलाता है। समाचार जल्दी में लिखा गया दैनिक इतिहास लेखन है। समाचार माध्यम के उपरोक्त माध्यम के उपभोक्ता, पाठक, दर्शक और श्रोताओं की रुचियों, मूल्यों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नताएं होती हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचनाओं की प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। इन दिनों समाचार के माध्यम से मजेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान है। तो अब यह देखिए, इतिहास क्या होता है। कोई घटना घटी
और वो कहीं नोट कर दी गई तो वो इतिहास बन जाती है, जाहिर सी बात है। समाचार लेखन जल्दी में लिखा गया इतिहास क्यों होता है? कोई घटना घटी, जल्दी जल्दी उसके बारे में लिख रहे हैं और तुरंत जो है उसे प्रकाशित किया जा रहा है या प्रसारित किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में वो एक इतिहास तो बन ही गया, लेकिन चूंकि जल्दी में लिखा गया है, तुरंत घटना घटी, तुरंत लिखा गया, इसलिए इसको जल्दी में लिखा गया इतिहास कहते हैं। अब इसके उपभोक्ता कौन होते हैं? अगर समाचार पत्र है तो उसके पाठक हैं, अगर टीवी है तो उसके दर्शक और श्रोता दोनों हैं, रेडियो है तो सिर्फ उसके श्रोता हैं, और इंटरनेट है तो उसमें पाठक, दर्शक, श्रोता तीनों ही हैं। तो मतलब एक समाचार के लिए पाठक, दर्शक और श्रोता तीनों ही उपभोक्ता होते हैं। इनके दृष्टिकोण, विविधताएं और भिन्नताएं होती हैं। अब इतने सारे लोग अगर हैं तो जाहिर सी बात है सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। कोई कुछ पढ़ना चाहता है, कोई कुछ पढ़ना चाहता है, किसी को कुछ इंटरेस्ट है, किसी को कुछ इंटरेस्ट है, होता है ना। तो इसी तरह इनमें विविधताएं और भिन्नताएं होती हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचनाओं की प्राथमिकता भी निर्धारित होती है। अब मान लीजिए जैसे कि अब चले जाइए सूरत में, तो सूरत में ज़्यादातर जो है वो हीरे तराशने का काम होता है मोस्टली, अगर भाई सूरत इसीलिए जाना जाता है। तो अब अगर हम सूरत में जाएं, हीरे तराशने का काम है, तो वहाँ की जेंट्री ज़्यादातर हीरे से संबंधित खबर के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगी। तो अगर कोई भी ऐसी खबर होती है तो वो जो है सूरत के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें फ्रंट लाइन पे आएगी, ठीक है। उसी तरह आप टाटा स्टील कंपनी में अगर चले जाओ, टाटा स्टील जमशेदपुर, आप सभी जानते हो, टाटा नगर, तो वहां पर क्या होगा, अगर टाटा स्टील इंडस्ट्रीज से जुड़ी कोई खबर है तो वहां के लोकल न्यूज़पेपर में वो हेडलाइंस में रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज होती है कि आपका पाठक किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, वो चीज छपती है। इन दिनों समाचार के माध्यम से मजेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान है। आजकल क्या है, लोग ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिसमें उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो, इस तरह के लोग ज्यादा खबरें पढ़ना चाहते हैं। तो आजकल आप लोग फ्रंट न्यूज पे ज्यादातर देखते होंगे, अगर चुनाव का दौर है उस दौरान तो राजनीतिक चहल पहल फ्रंट पेज पे रहेगी। क्रिकेट अगर चल रहा है, आईपीएल लग रहा है या कोई भी मैच चल रहा है तो उसकी खबर फ्रंट पेज पे रहेगी। ओलंपिक है तो ओलंपिक की रहेगी। तो जो कुछ भी चल रहा है, मान लीजिए बारिश बहुत हो रही है देश में तो बारिश की खबर रहेगी, ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड की खबर फ्रंट पेज पे रहेगी। तो ये है कि व्यक्ति जो दौर चलता है उस दौर से संबंधित खबरों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और इसी तरह की खबरें जो है न्यूज़पेपर में छपती हैं। प्रश्न संख्या 19, वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना या समस्या समाचार बन जाती है? भाई घटनाएं तो बहुत घटती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बात बताया कि हर घटना जो है वो समाचार नहीं बनती है। अब वो कौन से तथ्य हैं या कौन से कारक हैं जिनके कारण कोई भी घटना है वो समाचार बनती है? घटना या समस्या के समाचार बनने में निम्नलिखित तथ्यों का योगदान है। अब जैसे कोई भी घटना घटी, अब वो समाचार क्यों बनेगी? उसमें सबसे पहली चीज होनी चाहिए नवीनता, यानी कि नयापन। ताजा घटना के बारे में ऑडियंस को जानकारी प्रदान करना समाचार है। सामान्यतः एक दैनिक समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटे की घटनाएं समाचार होती हैं। अब आज से लेकर, मान लीजिए आज का जो दिन है, आज से लेकर कल सुबह तक, मतलब आज मान लीजिए आज से लेकर रात में 12 बजे तक जितनी भी घटनाएं घटेंगी वो सभी न्यूज़पेपर में घटेंगी। तो जो भी खबर नई है, नवीन है, वो समाचार बन जाती है। तो जैसे 24 घंटे की जो लिमिट होती है वो आपकी समाचार पत्रों के अंदर होती है। लेकिन अगर टीवी में आ जाओ, इंटरनेट पे आ जाओ या रेडियो पर आ जाओ, ये तो त्वरित घटी, यानी कि अभी घटी और तुरंत आ जाए, तो वो भी आपकी क्या हो जाती है, जो समाचार बन जाती है। तो किसी भी घटना में जो नई घटी हो, नवीनता हो, वो आपकी समाचार बन जाती है। प्रभाव, किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होते हैं उनकी समाचार बनने की संभावना उतनी अधिक होती है। यानी कि कोई भी घटना घट रही है, बहुत सारे लोग अगर प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि आपका बजट आता है तो बजट से तो भारत के हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है, तो वो खबर क्या है, तुरंत समाचार बन जाती है। उसी तरीके से कहीं कोई घटना घटी, कुछ भी हो रहा है जिससे ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो तुरंत का तुरंत समाचार बनती है। निकटता,
समाचार संगठन में किसी समाचार का मूल्यांकन उसके कवरेज क्षेत्र व पाठक समूह की स्थानीयता के आधार पर किया जाता है। यानी कि अब कोई भी लोकल न्यूज़पेपर है, उस जगह पर क्या खबर सबसे ज्यादा लोग पढ़ना या जानना चाहेंगे, उसके आधार पर कोई घटना समाचार बनती। जैसे कि मैंने अभी आपको सूरत और टाटा नगर का उदाहरण दिया। यहाँ पर ये दो तरीके की खबरें अगर छपती हैं तो वहाँ के लोग अपने आप को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं और वो खबरें तुरंत का तुरंत फ्रंट पेज पे आ जाती हैं। टकराव और संघर्ष। स्वाभाविक तौर पर आम लोगों की दिलचस्पी किसी टकराव या संघर्ष को जानने की होती है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा उनके जीवन पर पड़ता है। कहीं कोई हिंसा हो रही है, कहीं दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं तुरंत का तुरंत खबरें समाचार बन जाती हैं। क्योंकि इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। जन रुचि। आम जनता की रुचि जिस घटना की जानकारी प्राप्त करने में होती है, वही घटना समाचार के रूप में अपना अस्तित्व बनाती है। तो सीधे सीधे ये समझिए, कोई भी घटना जो सामान्य व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, जैसा मैंने बताया कि अगर वर्ल्ड कप चल रहा है तो लोग वर्ल्ड कप के बारे में जानना चाहते हैं, ओलंपिक के बारे में जानना चाहते हैं, या मौसम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब ये ऐसी खबरें होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, तो जन रुचि है वो घटनाएं तुरंत समाचार बन जाती हैं। पाठक वर्ग यानी कि जो पढ़ने वाले, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग पढ़ते हैं। समाचार संगठन को अपने समाचारों का चयन करते समय पाठक वर्ग की रुचि आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब भी कोई समाचार एजेंसी या कोई भी समाचार चैनल किसी घटना को समाचार बनाता है तो उसे ये ध्यान रखना है कि उसके जो उपभोक्ता हैं, यानी कि पाठक, दर्शक, श्रोता, वो किस चीज को ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। अब पाठक वर्ग के अंदर बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, जिनमें स्त्री, पुरुष, बच्चा, वृद्ध, सभी, अमीर, गरीब, सभी लोग आ जाते हैं। तो ये पाठक वर्ग आपको ध्यान रखना पड़ता है, उसी हिसाब से खबरें आपको बनानी पड़ती हैं। बनानी मतलब वही घटनाएं खबर बनती हैं। नेक्स्ट है अनोखापन। सामान्यतः कुछ विशिष्ट या अनहोनी घटनाएं ही समाचार होती हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसी घटना जो बहुत अनोखी हो, कभी ना घटी हुई हो या बहुत कम घटती हो, वो घट जाए तो वो घटना तुरंत समाचार बनती। मान लीजिए कहीं जो है मीटेरॉइड आके गिरा, तो उस तरह की जो खबरें होती हैं वो तुरंत की तुरंत क्या होती हैं, वो समाचार बनती हैं। नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन एवं प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति कहते हैं। समाचारों का चयन संपादकीय नीति के अनुसार होना चाहिए। कोई भी पेपर है या कोई भी न्यूज़ चैनल है, उनके पास बहुत सारी खबरें, पूरा दिन में बहुत बेइंतहा खबरें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो खबरें आई वो तुरंत की तुरंत न्यूज़पेपर में छप गई या टीवी पर टेलीकास्ट हो गई। ऐसा नहीं होता है। उनको पहले एक पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उनके लिए कुछ नियम होते हैं। ये नियम ही आपकी क्या कहलाते हैं, संपादकीय नीति। अगर ये नीति नियम के अंदर वो खबर नहीं बैठती है तो वो घटना कभी भी समाचार नहीं बनती है। तो किसी भी खबर को उस नीतिगत ढांचे से गुजरना पड़ता है। प्रश्न संख्या 20 है, संपादकीय पृष्ठ का समाचार पत्र में क्या महत्व है। संपादकीय पृष्ठ के मतलब आप जान गए ना, जहां पर संपादक या सह संपादक द्वारा लिखित संपादकीय छपता है, जहां मशहूर लेखकों द्वारा स्तंभ प्रकाशित होता है, जहां संपादक के नाम पत्र प्रकाशित होते हैं। तो ये जो पृष्ठ होता है इसे समाचार पत्रों की आवाज कहते हैं। उनका अपना एक मत होता है, अपनी एक राय होती है जो इस समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को पहुंचती है। तो इसलिए ये पृष्ठ किसी भी समाचार पत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला संपादकीय उस अखबार की आवाज माना जाता है, जिसे समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ में अखबार विभिन्न घटनाओं व समाचारों पर अपने विचार रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। तो समझ में आया, समाचार पत्र खुद अपनी राय भी रखता है। वो लेख क्या कहलाता है, जो संपादक और सह संपादक खुद लिखते हैं वो कहलाता है संपादकीय। संपादकीय और संपादकीय पृष्ठ दो चीजें अलग अलग हैं, याद रखिए। संपादकीय पृष्ठ उसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समाचार अपनी मर्जी से वहां पर बहुत सारी चीजों में फेरबदल करता है।
उनमें कोई भी खबर कुछ भी हो वो संपादक के निगरानी में रहती है, उसमें तोड़ मरोड़ हो सकता है, लेकिन बाकी पूरे पृष्ठों पर छपी हुई घटनाओं में कोई तोड़ मरोड़ नहीं होता है। अब मान लीजिए 4 पत्र हैं तो उसमें कौन सा पत्र छपना है ये संपादक के ऊपर डिपेंड करता है। लेखक ने जो लेख दिया है उन्हें लग रहा है यही छपना चाहिए तो वो छापते हैं। तो इस तरीके से इसलिए वो पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पृष्ठ में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय तथा अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे लेखक या विशेषज्ञ भी हैं, उनके लेख भी इसी संपादकीय पृष्ठ में प्रकाशित होते हैं। संपादक और सह संपादक के अपने लेख संपादकीय के रूप में प्रकाशित होते हैं। सामान्यतः संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर, तो संपादक के जैसे हम हैं, हमने अगर कोई प्रॉब्लम देखी, कुछ देखा तो हमने संपादक के नाम पत्र लिखा, तो हमारा पत्र भी उसी पृष्ठ पर प्रकाशित होगा। यह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी की तरह होता है जिसे समाचार पत्र महत्वपूर्ण मानते हैं। संपादक के नाम पत्र में पाठकों द्वारा जन समस्याएं उठाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि जो संपादक के नाम जो पत्र है वो जन सामान्य की अपनी रुचि है, जो अपनी समस्याएं हैं वो एक पत्र के माध्यम से संपादक द्वारा पहुंचाई जाती हैं और वो उन्हें जो है पृष्ठ पे छपवाता है। प्रश्न संख्या 21 है, खोज परक पत्रकारिता क्या कहलाती है? खोज परक पत्रकारिता क्या होती है? देखिए, बहुत सारी संस्थाएं या सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं या प्राइवेट संस्थाएं जो होती हैं या अर्ध सरकारी संस्थाएं होती हैं, बहुत तरीके से काम करती हैं। तो इनके द्वारा कभी कोई घोटाला है या कोई गलत चीज़ है, कुछ भी हो जाए तो वो लोग उसे छिपा कर रखते हैं। अब उस छिपी हुई चीज़ों की खोज परख करके सामने लाना ही खोज परख पत्रकारिता कहलाती है। अब इनमें बहुत सारे घोटाले वगैरह भी हो सकते हैं। जिस पत्रकारिता के अंतर्गत गहराई से छानबीन कर कर सूचनाओं को सामने लाया जाता है उसे खोज परख पत्रकारिता कहते हैं। मतलब कोई भी मुद्दा कुछ भी है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ छिपाई गई है उसको खोजबीन कर गहराई से सामने लाना खोज, जैसे नाम से पता है खोज परख पत्रकारिता है। जैसे भ्रष्टाचार आदि के मामले हैं स्टिंग ऑपरेशन के रूप में, तो यानी कि किसी संस्थान में भ्रष्टाचार हुआ, अब उसमें स्टिंग ऑपरेशन किया गया। स्टिंग ऑपरेशन का मतलब होता है हिडन कैमरा ले जाके कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जो आपके सामने एक सबूत के तौर पे, क्योंकि भाई ऐसी कोई भी चीज़ जो गहराई में छिपा कर रखी गई है आपकी जानकारी के बेसिस पे वो नहीं छाप दी जाएगी, उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए होते हैं। ये एविडेंस आपको स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू प्राप्त होते हैं और फिर उनका उजागर किया जाता है। खोज पर पत्रकारिता में ऐसे तथ्यों सूचनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें छुपाने या दबाने का प्रयास किया जा रहा हो। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं परिस्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने का और कोई उपाय नहीं है। तो खोज परख पत्रकारिता का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ऐसा लगे कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जनता इस बारे में जाने। जैसे आप कुछ साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जेल प्रशासन में जो है जो जेल होती हैं उनमें कैदियों को हर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही थी, फ़ोन वगैरह सब कुछ दिया जा रहा था। तो ये किसी एक पत्रकार को बड़े उससे पता चला तो वो हिडन कैमरा लेकर अंदर चला गया शूट करने के लिए और लिटरली में ये बात हुई कि उनको हर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही थी जेल के अंदर। तो ये एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसके तहत ये सारी चीज़ें निकल कर बाहर आई थी और टीवी पे भी आई थी। तो ऐसी बहुत सारे ऐसे होते हैं, कभी कहीं पर कुछ लड़कियों के साथ गलत हो रहा हो, कुछ हो, तो ऐसे जहाँ पता चलता है तो ऐसे पत्रकार कुछ डेयरिंग पत्रकार होते हैं जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि इसमें जान माल का भी खतरा हो सकता है। तो ये ध्यान में रखकर पत्रकारिता करी जाती है, क्योंकि ये गहराई में छिपे हुए तत्व होते हैं जिनको निकाल कर सामने लाया जाता है। तो ये खोज परख पत्रकारिता कहलाती है। यद्यपि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही प्रारंभ हो चुकी है, यानी कि 3 दशक, 1 दशक होता है 10 साल का, ध्यान रखिएगा, किंतु अभी भी यह अपनी शैशवावस्था में ही है। जब जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक होने लगे तो एकमात्र खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का विकल्प है। कहने का मतलब जहां पर बहुत सारी चीजें हिडन करके रखी जाएं, बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाए, तो उस जगह जो है इस तरह की पत्रकारिता की जरूरत पड़ती है। तो ये जब लिखा गया तो 3 दशक, अभी आप मान लीजिए 4 दशक, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, 4 दशक पहले, और ये अभी बहुत ही शैशवावस्था में, मतलब बहुत ही इनिशियल लेवल पर ये काम शुरू हुआ है। मतलब इसमें अभी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अगर आ जाए
तो इन यहाँ पर सरकार द्वारा कोई चीज कहीं किसी संस्था द्वारा नहीं छिपाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 22 है, स्टिंग ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं? स्टिंग ऑपरेशन मैंने अभी आपको बताया, हिडन कैमरा के थ्रू जो है चीजों को वो शूट किया जाता है, तो वो आपका स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। जब किसी टेलीविजन चैनल का पत्रकार छिपे हुए जासूसी कैमरे के द्वारा किसी गैर कानूनी, अवैध या असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है और अपने चैनल पर प्रसारित करता है तो इसे स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। कई बार चैनल ऐसे ऑपरेशन को गोपनीय कोड भी देते हैं, जैसे ऑपरेशन चक्रव्यूह। तो मतलब क्या होता है, जो मान लीजिए कहीं ऐसा पता चला कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ भी है, तो वो पत्रकार क्या करेगा, कहीं पे भी, जैसे कि ये बटन होता है, बटन वाला कैमरा है, पेन वाला कैमरा है, जो पर्स वगैरह होते हैं उनमें हिडन कैमरा लगा के जो है लोग चले जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है, मोबाइल वाला कैमरा ऑन किया और अपने पॉकेट में ऐसे रख के चले गए तो भी वो शूट हो जाता है। तो इस तरीके से कैमरे को छुपा के लेके जाते हैं और वो जो कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां जो कुछ भी हो रहा है उनको शूट करके ये लोग अपने टेलीविजन पर प्रसारित कर देते हैं। तो वो जो कहलाता है वो क्या होता है, आपका स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि वो हिडन कैमरे से शूट किया हुआ होता है और फिर उसे प्रसारित करके सभी लोगों के सामने उसकी गोपनीयता को उजागर कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, एडवोकेसी पत्रकारिता को स्पष्ट कीजिए। एडवोकेसी यहाँ पर नाम देख के मतलब ये समझ जाइएगा कि एडवोकेट या कानूनों से संबंध कुछ होगा। ये एक ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें किसी मुद्दे पर किसी एक चैनल या अखबार द्वारा कोई ऐसी मुहिम चलाई जाती है जिस मत पर लोगों को एकजुट कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखते हैं कि बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जिसको लेकर जनता जो है सरकार ज़्यादा अवेयर नहीं रहती, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं उठाती, कोई कानून नहीं बनाती। तो उस जगह पर पत्रकारिता, जिसे लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, वो एक्टिव होता है और इस तरह के क्राइम के खिलाफ वो एक पूरी मुहिम चला देता है और लोगों का मत इकट्ठा कर लेता है और तब सरकार को बाध्य करता है उसके खिलाफ एक्शन लेने या कोई नियम बनाने के लिए, ताकि जो है सरकार इस पे कठिन कार्य कर सके। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण जहां एडवोकेसी पत्रकारिता का रहा है वो आपका जेसिका हत्याकांड के टाइम रहा था, जिसपे गवर्नमेंट द्वारा ज़्यादा कुछ जो है नहीं लिया गया था इनिशिएटिव, तो पत्रकारों द्वारा इस पे मुहिम चलाई गई थी और तब ये ज्ञान में आया और सरकार ने इस पर जो है और कानून बनाकर सख्त किए थे। तो वो जेसिका हत्याकांड में ये चीज़ बहुत ही खुलकर सामने आई थी। किसी खास विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर जब कोई समाचार संगठन उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं तो इस तरह की पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एक मत, कोई भी चीज है जिसमें एक कोई भी मुहिम चलाकर अखबार द्वारा जो भी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स वाले हैं, कोई भी एक मुहिम चलाकर लोगों का जनमत उसकी तरफ एकत्र कर लेते हैं, तो इस तरह की जो पत्रकारिता करी जाती है वो आपकी पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने तथा सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं, जैसा कि आरुषि हत्याकांड में न्याय के लिए चलाया गया अभियान। तो आरुषि हत्याकांड में भी ऐसा चलाया, क्योंकि भाई आरुषि हत्याकांड में जो काम चल रहा था उसमें क्या था, कोई एविडेंस, पहले तो पुलिस ने शुरू से अच्छे से काम नहीं किया, जब उसमें काम हुआ जो चीज़ें मिली वो भी पूरी तरीके से प्रूफफुल नहीं थी, फिर सीबीआई आई, काफ़ी हद तक जो है जिसमें मतलब ये एक अनसॉल्व केस रहा। लेकिन इसमें सरकार या न्यायालय या पुलिस द्वारा बहुत थोड़ा सा अच्छा काम किया जाए, इसके लिए पत्रकारों द्वारा जो है बहुत एक मुहिम चलाई गई थी जिसके तहत थोड़ा फास्ट ट्रैक काम हुआ था। प्रश्न संख्या 24 है, संपादन का क्या अभिप्राय है? अब ये संपादन क्या चीज होता है ये आपको बताना है।
तो संपादक जानते हो, संपादक एक पोस्ट होती है जहां पर उसका बहुत महत्वपूर्ण ये काम होता है, हर क्षेत्र से बहुत सारी खबरें आती हैं। उन खबरों की काट छांट करना, कौन सी छपनी है, कहाँ नहीं छपनी है, ये सभी काम संपादक द्वारा किया जाता है। अब संपादक यहाँ पर खबरों की काट छांट के साथ ये भी ध्यान रखता है किसी में किसी तरह की गड़बड़ी लिखने में या व्याकरण में कहीं कुछ गलती नहीं हो। तो ये सारा काम सभी क्या कहलाता है, संपादक द्वारा किया गया संपादन का काम कहलाता है। किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियां जैसे भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी को दूर करके उसे पठनीय बनाना संपादन है। तो समझ में आया, जितनी गलतियां हैं उनको हटा देना क्या कहलाता है, संपादन कहलाता है। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है। अब भाई जो संपादक, मेन संपादक होता है, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उस संपादक के नीचे भी सह संपादक, उप संपादक, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो इसमें उनका ये काम होता है कि इन सारी गलतियों को काट छांट के अलग करें। जैसे एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है, पर उनकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। जो भी गलतियां तथ्यों के रूप में निकल के आ रही हैं उन सभी को अलग करता जाता है। वह सूचना के महत्व के अनुसार ही काटता छांटता है। अब वो देखता है कि ये जो सूचना आई है, जो समाचार बनने जा रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मेन ध्यान रखना पड़ता है। अगर भाई वो छोटी मोटी खबर है तो उसमें वो काट छाट के छोटी कर दी जाती है, लेकिन अगर ये ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है तो उसमें कटाई छटाई नहीं होती है, उस खबर में खाली उसकी अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है बस। क्योंकि ज़्यादा काट छाट करने पे लोगों को उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए ज़्यादा काट छाट नहीं करते हैं। तथा समाचार पत्र में उसे कितनी व कहां जगह दी जाए यह तय करता है। अब खबर तो बन गई, अब ये खबर किस पेज लायक है, फ्रंट पेज लायक है, थर्ड है, फोर्थ है, किस पेज लायक है, ये डिसाइड करना भी उप संपादक का काम होता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांत, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन व स्रोत का पालन करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि किसी भी खबर की साख को परखने के कुछ नियम थे जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं, तो उन नियमों के अंतर्गत वो डिसाइड करता है कि ये खबर किस पृष्ठ लायक है, कहां छपनी है। तो ये सभी कार्य क्या कहलाता है, संपादन कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 है, फोटो पत्रकारिता का समाचार पत्रों में अहम स्थान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक फोटो बहुत सारी चीजों को बोल देती है, जो चीजें हम लिख भी ना पाएं, एक फोटो देखकर हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं। और आजकल के समय में इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग फोटो में ज्यादा इंटरेस्ट, पहले लोग पढ़ने में ज्यादा, लेकिन आजकल पिक्चरों के माध्यम से किसी भी खबर की जो तथ्यता होती है, वो क्या कहते हैं, सत्यता होती है, वो प्रमाणित हो जाती है। तो फोटो पत्रकारिता आजकल के समय में बहुत ज्यादा महत्व रखने लगी है। छपाई की टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ फोटो पत्रकारिता ने समाचार पत्रों में अपना महन स्थान बना लिया है। क्योंकि भाई पहले क्या था कि सिर्फ छपानी यानी कि प्रिंटिंग, शब्द छप जाए वही, फोटो छापने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। तो धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी अब स्मार्ट हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, तो अब जो पिक्चर्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं, तो अब उनको छपना ज़्यादा आसान है। जो बात 1000 शब्दों में लिखकर कहीं नहीं जा सकती, वही बात केवल मात्र एक तस्वीर कह सकती है। मैंने बोला ना अभी आपसे कि एक तस्वीर बहुत सारी बातों को कह देती है, और जब पिक्चर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से एकदम क्लियर पिक्चर आपको पेपर में मिल रही है, तब तो वो बहुत ही ज्यादा क्लियर 1000 बातों को बोलेगी। आपने ये देखा होगा, आजकल पिक्चर्स बहुत अच्छी अच्छी छपती हैं और उनके नीचे बहुत कम लाइंस में कोई चीज डिटेल मिले, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमें पिक्चर में ही देखने को मिल जाती हैं। फोटो टिप्पणियों का प्रभाव सीधा व व्यापक होता है। अब फोटो टिप्पणी यानी कि जो हम फोटो छापते हैं वो लोगों पर ज्यादा इफेक्ट डालती हैं और जल्दी इफेक्ट डालती हैं। जब से टेलीविजन की लोकप्रियता बढ़ी है, तब से समाचार पत्र व पत्रिकाओं में तस्वीरों का प्रकाशन बढ़ता जा रहा है। अब टेलीविजन की लोकप्रियता के कारण ये क्यों कनेक्ट हुआ, टेलीविजन में तो हमें सारी चीजें पिक्चर्स के माध्यम से मिल रही है ना, वहां तो वीडियोज हैं, सब कुछ है, तो लोग ज्यादा आकर्षित होने लगे किस पे, टेलीविजन पर। अब ये लगा कि जो है हम फोटो समाचार पत्र वालों को कि भाई हमारी ज़्यादा वैल्यू कम हो रही है, लोग हमको नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अब पिक्चर्स ज़्यादा छपने लगी। अब उनका इफेक्ट क्यों ज़्यादा पड़े भाई, तब भी लोग टीवी देखेंगे। देखिए, टीवी में हर एक चीज़ हमें क्लियर दिखाई देती है, पर उसमें स्थायित्व नहीं होता।
टीवी में अभी हमने पिक्चर देखी, निकल गई, देखी निकल गई, देखी निकल गई, मतलब उसको हम ध्यान से देख भी नहीं पाते, वो पिक्चर निकल जाती। लेकिन वही चीज़ जब हम पेपर में देखते हैं तो हम हर एक बारीकी को ध्यान से देख पाते हैं। तो समाचार पत्रों में ये पिक्चर्स हमें ज़्यादा इफेक्ट इसलिए दे सकती हैं क्योंकि वो स्थायित्व लिए रहती हैं और हम उनको ज़्यादा ध्यान से देख सकते हैं ज़्यादा समय तक। ये तस्वीरें किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर छापी जाती हैं तथा पाठकों के समक्ष अपना उद्देश्य प्रकट करने में समर्थ भी होती हैं। तो लोगों के सामने जो ये पिक्चर्स छापी जा रही हैं वो ये बताने के लिए छापी, जैसे देख लीजिए 9/11 हुआ था ना, तो 9/11 की सारी, जैसी वो अटैक हुआ तुरंत का तुरंत जो है वो पूरे अटैक की फोटो हम लोग को टीवी पे दिखाई देने की, लाइव किस तरीके से एरोप्लेन एक बिल्डिंग के अंदर, एक के अंदर घुस चुका था और दूसरे के अंदर जा रहा था, ये सारी पिक्चर देखी, धुआं देखा, सब कुछ देखा और सब बिल्डिंग गिरते वगैरह सब कुछ हम लोगों ने टीवी पे देखा। लेकिन वो पिक्चर्स विद इन सेकेंड्स जो है चेंज हो जाती थी। लेकिन इस तरीके की जो पिक्चर्स थी एकदम इसे डिस्टर्ब करने वाली जो पिक्चर्स थी, वो नेक्स्ट डे जब पेपर में छपी तो 1-2 पेजेस में सिर्फ वो पिक्चर्स थी और उन सभी को हमने डिटेल में बैठ के देखा था। जो पिक्चर्स हमारे टीवी में फटाफट सामने से निकल रही थी, हमने वो सारी न्यूज़पेपर में पूरी बारीकी के साथ हर एक चीज़ को देखा, है ना। तो इस तरीके से ये फोटो पत्रकारिता का चलन अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये लोगों के ऊपर इफेक्ट भी डाल रहा है। वो टीवी से ज़्यादा न्यूज़पेपर की पिक्चर्स पे ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो डिटेल में उसको और ज़्यादा देर तक गौर से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। तो ये तो अभी चैप्टर हमारा 2 था, अभी और भी चैप्टर बाकी हैं, उनको करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए इस बुक के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और हर तरीके से इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, अति लघु, लघु और दीर्घ किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपका पेपर का प्रारूप आया तो उसमें तो लघु और दीर्घ दिया है, लेकिन ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो करा रही हूँ ये लघु 3 में अति लघु में भी तब्दील होकर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सतर्कता के साथ इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और चैप्टर कराती रहूंगी और सभी चैप्टर की डिटेलिंग, सारी चीज़ें इस फुल पैटर्न के साथ हमारे चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके लिए अवेलेबल है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है और आप सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर अच्छे से एक वीडियो देख सकते हैं विद क्वालिटी कंटेंट एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको मिलेगा, सभी क्लासेस और सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। तो अभी और बहुत से चैप्टर बाकी हैं, अभी तो हम सेकंड चैप्टर भी ही पहुंचे हैं, तो आगे अभी हम और चैप्टर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।